Let's start today's session with this डिटर्मिनेशन के हम डेली एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे, रिलीजियसली रूटीन को हम फॉलो करेंगे ताकि एग्जाम से पहले हमें जो है स्ट्रेस ना हो, सिलेबस कंपाइल ना हो. ठीक है. चले. थायराइड मैंने पहले भी, आपने शायद ओरिएंटेशन सेशन सुना हो, मैंने बताया था कि मुझे ना आपके एग्जाम को पढ़ाने के दौरान या आपके पास पेपर्स देखने के दौरान एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि थायराइड, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्लेसेंटा, ये तीन बड़े हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिसपे आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप काफी क्वेश्चंस अच्छे अप्रोच कर सकते हैं और ये एग्जाम इंपॉर्टेंट एरियाज है. ठीक है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम थायराइड. थायराइड में जो आपकी स्केच है, मतलब एक आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो माइंड में हमेशा कुछ स्केच बनाया करें, रेडीनेस रखा करें कि हमने क्या कुछ हमें मिलने वाला है. थायराइड हार्मोन के नॉर्मल फंक्शंस, ऑब्वियसली अब नॉर्मल फंक्शंस, एग्जाम गायनी ऑब्स स्पेशलिटी ओरिएंटेड है तो कुछ ना कुछ तो आएगा. प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. ठीक है. हर सिस्टम बॉडी का बिहेव डिफरेंट करता है व्हेन बॉडी बिकम प्रेग्नेंट. तो प्रेगनेंसी में तीन चीजें हमने देखनी है: प्रेग्नेंट बॉडी, फीटल इश्यूज और प्रेगनेंसी के इश्यूज मतलब प्लेसेंटा. ठीक है. तो हमने जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो हमने अपनी माइंड मैप बनाना है कि इसमें क्या कुछ आने वाला है. तो थायराइड में आपके आने वाला है कि थायराइड का नॉर्मल फंक्शन क्या है, प्रेगनेंसी में क्या होगा, इसकी वैल्यूज को, नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या एबनॉर्मलिटीज हैं और प्रेगनेंसी स्पेसिफिक क्या है. ठीक है. तो थायराइड बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करें एनाटॉमी. 20 ग्राम का ये हार्मोन है. ठीक है. और लेटरल लोब होती है एक, इसकी मीडियल होती है. ब्लड सप्लाई भी कोई होती होगी ऑब्वियसली, है ना, और कोई काम भी होगा इसका. 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेटरल लोब होती है, वेट 20 ग्राम है. ब्लड सप्लाई में दो मेन आर्टरीज है: सबक्लेवियन थ्रू इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड थ्रू सुपीरियर थायराइड आर्टरी. ठीक है. और पीछे पोस्टीरियर साइड पे 4 पैराथायराइड ग्लैंड है. ठीक है. और अगर इसको देखें हम मजीद माइक्रोस्कोपिकली तो हम देखेंगे इसमें फॉलिकल्स हैं कोई 1 मिलियन प्लस, और फॉलिकल्स जो है के अंदर दरमियान में कोलाइट है. ठीक है. ये फॉलिकल्स क्या कराएंगे, ये T4 T3 बनाएंगे. ठीक है. और बनाने के बाद स्टोर कहाँ करेंगे, कोलाइट के अंदर. और इसमें एक और टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको पैराफोलिकुलर सी सेल्स कहते हैं, जिनका काम है कैल्सिटोनिन रिलीज करना. सो बेसिकली थायराइड हार्मोन से थायराइड निकलेगा और कैल्सिटोनिन निकलेगा. इनके फंक्शन इम्प्लीकेशन अभी हम देखते हैं. थायराइड हार्मोन सिंथेसिस कैसे होती है. ठीक है. थायराइड हार्मोन्स पहले आयोडीनेशन होती है. ठीक है. थायरोजिन के साथ आयोडीन मिल जाता है. अच्छा, जो प्रोसेस है ना, इसके स्टेप्स हैं, आपने बस स्टेप्स के नाम याद करने हैं कि पहले आयोडीन की ट्रैपिंग होगी थायरोजिन के साथ, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी. ठीक है. फिर इनकॉर्पोरेट होगा या थायरोग्लोबिन के साथ, फिर कपलिंग होगी. कपलिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, मैच्योर थायराइड हार्मोन प्रोडक्ट T3 एंड T4. ठीक है. पहले आयोडीन आई, आयोडीन ट्रैप की, फिर ट्रैपिंग के बाद ऑक्सीडेशन हुई, फिर प्री थायरोग्लोबिन का प्रोडक्ट बना, और फिर फाइनली जो है हमें लास्ट प्रोडक्ट्स मिल गए T4 T3. अभी आप इसी चीज को ध्यान में रखें, सिर्फ स्टेप्स के नाम, वैसे एग्जाम में कभी ये अभी नहीं आया. अच्छा, फिर ये स्टोर हो गया तो टोटल है. ठीक है. अच्छा, फिर वो ब्लड में आ गया, ब्लड में वो फिर चिपक गया किसी न किसी प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ, तो वो भी हमारे काम का नहीं है. जो हमारे काम का वो हार्मोन है जो बाहर निकला है और जो फ्री है, जो टिश्यूज पे एक्ट कर सकता है. ठीक है. अच्छा, फिर आगे चलते हैं. सर्कुलेशन में आ गई है, जब जरूरत पड़ी उसके मुताबिक बॉडी को पता है कब चाहिए थायराइड ज्यादा, कब नहीं चाहिए. ठीक है. तो उसके मुताबिक बॉडी ने यूज करना है. चलो, हमारे ब्लड में आ गया. तो T4 99.96 एंड T3 99.4% जो है ना बाउंड हो गया. बाकी फ्री पड़ा था. जो बाउंड हुआ है वो किससे चिपका है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबिन के साथ, या एक और एल्ब्यूमिन है प्री एल्ब्यूमिन के साथ, या मैच्योर एल्ब्यूमिन के साथ. तो ये 3 तरह की प्रोटीन के साथ ये बाउंड हो गया.
बट जो बाउंड हो गया वो अब काम का नहीं है, जो फ्री बच गया है वो काम का है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, उसी की मैनिफेस्टेशंस आएंगी बॉडी में। ठीक है, एक और चीज है कि जो T4 है ना, वो उसके सर्कुलेटिंग लेवल्स हाई है, हाई भी है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो भी हाई है, मतलब सर्कुलेट भी ज्यादा हो रहा है, स्टोर भी ज्यादा हो रहा है, और हाफ लाइफ भी ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू व्हाट T3। तो circulating levels of T4 are higher than T3 as the thyroid secretes more T4 than T3 and they has higher longer life। बट जो एक्शन है ना, पोटेंसी को कंप्लीट करें, हर चीज हाई थी T4 में, लेकिन इसका पोटेंशियल है वो कम है, इसकी एक्टिविटी एज कम्पेयर टू T3 कम है। ठीक है, लेस एक्टिव है बट मोर सिक्रीशन एंड मोर स्टोरेज एंड मोर हाफ लाइफ, बट एक्टिविटी लेस है। तीन चीजें ज्यादा है, एक चीज कम है। ठीक है, T4 ही बेसिकली T3 में कन्वर्ट होता है, एक्टिव T3 में, या आर या रिवर्स या ब्लॉक या इनएक्टिव T3 में। जो रिलेटिव बैलेंस है ना कन्वर्जन का, ठीक है, वेरीज एंड मोर T4 इज कन्वर्टेड टू रिवर्स या ब्लॉक T3 ड्यूरिंग इलनेस। एक बॉडी बीमार हो जाती है तो फिर सारे काम खराब हो जाएंगे, मतलब हमें थायराइड चाहिए, अच्छी फॉर्म में नहीं मिलेगा बल्कि ब्लॉक फॉर्म में मिल जाएगा, RT3 की फॉर्म में आए, कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो ब्लॉक फॉर्म है, ये तो काम की नहीं है, एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये टेबल्स हैं, ये MCQs हैं। ठीक है, T3 1% फ्री है, T4 0.1% है। जो एवरेज सिक्रीशन रेशियो है T4 T3 की वो 13:1 है, कहीं लिखा होगा 14:1, अगर 13:1 नहीं है तो 14:1, और अगर 14:1 नहीं है तो फिर 16:1। बट एग्जाम में हमेशा 14:1 की ऑप्शन आती है, जो कि सही होती है, हम उसे ही चूज कर लेते हैं, बाकी बड़ी ही एबनॉर्मल होती है। तो T4 को अगर डी देखिए, हमने टायरोसिन में ट्रैपिंग की आयोडीन की, तो हमें मैच्योर प्रोडक्ट्स मिलते हैं T3 T4, बट अगर T4 को T3 बनाना है तो फिर निकालना पड़ेगा आयोडीन, डी आयोडीनेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह करने से क्या होगा, 85% नॉर्मल T3 मोर एक्टिव T3 बन जाएगा, बट कुछ अमाउंट रिवर्ट या ब्लॉक T3 की भी बनेगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें हमारे लिए जो बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन्स हैं वो T3 T4 फ्री अमाउंट में है, बाउंड अमाउंट में नहीं है जो ग्लोबुलिन के साथ चिपकी हुई है। ठीक है, तो कितनी तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिससे ये थायराइड हार्मोन जो है वो चिपक जाता है। चलो, ये है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायराइड बाइंडिंग एल्ब्यूमिन एंड थायराइड बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन। ठीक है, 99.9% बाइंड्स विद T4, ये सारी की सारी 99.7% बाइंड्स विद T3, और वेरी स्मॉल अमाउंट जो होती है वो अनबाउंड होती है। इट्स मीन वेरी स्मॉल अमाउंट इज फ्री, 1% फ्री है, या T4 में 0.1% फ्री है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट होगी ना। ठीक है, इनकी जो सिक्रीशन रेशियो है वो 14:1 है, सिक्रीशन रेशियो इन कंपैरिजन विद ईच अदर 14:1। ठीक है, लीव इट। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है, during illness feedback effects of thyroid hormone seem to be lost, so that although the peripheral concentration are low, the pituitary response seems to be reduced. ठीक है, and giving rise to the sick thyroid picture। अब तीन तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, प्राइमरी थायराइड डिसफंक्शन, सेकेंडरी और टर्शरी। जहां थायराइड खराब है वो प्राइमरी है, जहां पिट्यूटरी खराब है वो सेकेंडरी है, जहां थैलेमस या हाइपोथैलेमस खराब है वो सेकेंडरी पिक्चर होती है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, T3 is inactivated by further deiodination or conjugation in the liver। जब बॉडी सिक है तो फिर जो इनएक्टिव फॉर्म है वो ज्यादा होगी, एक्टिव फॉर्म कम होगी, क्योंकि थायराइड एक्टिव फॉर्म में काम करता है। हर बॉडी सेल की मैचुरेशन में चेक पॉइंट है थायराइड। थायराइड अच्छा नहीं है तो बहुत सारे हार्मोन्स काम नहीं करते, थायराइड खुद भी काम नहीं करता। fetus neonate also have relatively high levels of RT3। recommended daily intake of iodine is 150, याद रखिएगा, ये होती किससे, मीट से एंड वेजिटेबल से आती है। थायराइड अपटेक ऑफ आयोडीन इज एनहांस्ड बाय TSH एंड आयोडीन डेफिशिएंसी। एवरीवन नोस कि हाइपोथायराइडिज्म की फेज में क्या होता है, TSH ज्यादा हो जाता है ताकि ज्यादा आयोडीन बने, और अगर आयोडीन की भी डेफिशिएंसी है तो ज्यादा आयोडीन की ट्रैपिंग होगी, ज्यादा काम होगा। ठीक है, तो इसके फिर स्टिमुलेटर्स की हैं, हाइपोथायराइडिज्म का स्टिमुलेटर यही है ना कि ज्यादा आयोडीन आए हमारे पास और ज्यादा थायराइड आए, तो TSH ज्यादा होके इसको कंपनसेट करेगा। बट अगर हम बहुत ज्यादा आयोडीन दे दें
तो ब्लॉक हो जाएगा। और एक और दवाई है डाइडोक्सिन, हार्ट ब्लॉक्स में यूज करते हैं, ये भी TSH को ब्लॉक करती है, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन तो की ट्रैपिंग तो थायराइड के फॉलिकल्स में हो रही है, वहां से हमें T3 T4 बन रहा है। आयोडीन सिक्रीट कहाँ से होती है? वो किडनी से होती है, लाइक ऑल अदर 99% जितने भी हमारे बायो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सेस अमाउंट में बॉडी में है, वो जाते ही किडनी से है या फिर लीवर से, बट एक्सक्रीशन 99% किडनी से ही होती है। ये वैसे फार्मा का कॉन्सेप्ट है कि बट PTU को कार्बामेजोल से कंपेयर करें। जो थायराइड के साथ आए तो उसको एक दफा यहाँ भी कर लेते हैं। थायराइड जब ज्यादा हो जाता है तो हम एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, और थायराइड कम हो जाता है काम उसका तो हम थायरॉक्सिन देते हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज हाइपर थायराइड का पेशेंट है, अब आपने एंटी थायराइड देनी है, तो आपके पास दो चॉइसेस है, PTU प्रोपाइल थायोरेसिल या कार्बिमेजोल। इन दोनों का जानना इसलिए कुछ अंदाज से जरूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ इम्प्लीकेशंस है। अगर पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में है तो हम प्रेफर करते हैं कार्बिमेजोल, ठीक है। ये प्रोड्रग है, इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो बेथीमेजोल होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कार्बिमेजोल आइडियल है, ये मोर पोटेंट है, ये लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, ठीक है, लेकिन ज्यादा क्रॉस करती है मिल्क में ज्यादा आती है, ज्यादा प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। इसलिए प्रेग्नेंट स्टेट में कार्बिमेजोल हमें नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते माँ को थायराइड डिसऑर्डर है बच्चे को भी हो जाए, बच्चा तो ठीक है, तो माँ की एंटी थायराइड ड्रग्स अगर प्लेसेंटा क्रॉस करेंगी तो बच्चे के थायराइड ग्लैंड को भी इम्पेक्ट करेंगी, और बच्चा जो कि नॉर्मल है उसको एंटी थायराइड देंगे तो वो तो हाइपोथायराइडिज्म डेवलप कर लेगा, ग्वाइटर बन जाएगा, लाइकर स्वेलिंग में मसला होगा, पोली हो जाएगा उसको। हम नहीं चाहते हम ऐसे दवाई कोई दे जो किसी भी अंदाज से प्लेसेंटा को क्रॉस करे। वी वांट टू ट्रीट मदर, वी डोंट वांट टू ट्रीट द बेबी। सो हमें प्रेगनेंसी में कार्बिमेजोल नहीं चाहिए, बट फिर क्या चाहिए? माँ को तो देनी एंटी थायराइड। एक प्रेग्नेंट पेशेंट को थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपरथायराइडिज्म है, उसने अपनी दवाइयाँ तो खानी है, कंटिन्यू रखनी है, तो फिर हम चेंज कर देंगे, हम उसको कार्बिमेजोल की बजाय PTU दे। PTU का फायदा ये है कि बड़ी ड्रग है, मोटी ड्रग है, मतलब क्रॉस कम करेगी, करती है क्रॉस कम करती है प्लेसेंटा को भी, और लैक्टेशन में भी सेफ है, कम मिल्क में आएगी, बच्चे में कम इम्प्लीकेशंस होंगी, ठीक है। तो कार्बिमेजोल मोर एक्टिव, लेस बाइंड टू द प्लाज्मा, मतलब फ्री फिर ज्यादा हो गई, इसलिए क्रॉस भी कर गई, छोटा साइज होता है इसलिए क्रॉस कर जाता है, स्लो एक्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, हाफ लाइफ भी ज्यादा है, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं क्योंकि एंटी थायराइड है, 2.55 10 mg की टैबलेट्स में आती है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस में कहते हैं 10 mg खा रही है, और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में खाती है PTU में, 50 mg 250 mg। कम डोज कार्बिमेजोल की होती है, ज्यादा डोज PTU की होती है, ठीक है। PTU ऐसे याद रखें, PTU की डोज भी ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, और इसी खूबसूरती की वजह से अगर पेशेंट में हमें ज्यादा डोज है ना, अगर हमने थायराइड क्राइसिस को में ड्रग देनी है तो हम PTU देते हैं, पर ज्यादा साइज है तो कम प्लेसेंटा क्रॉस करते हैं तो इसलिए प्रेगनेंसी में देंगे। लेकिन एक और भी फायदा है PTU का, वो ये है कि ये इनहिबिट भी करती है पेरिफेरल कन्वर्जन T4 की T3 में, मतलब T4 लेस एक्टिव था ना और T3 मोर एक्टिव है, तो क्योंकि ये एंटी थायराइड है तो ये लेस एक्टिव फॉर्म जो है इसकी जो कन्वर्जन है T4 की मोर एक्टिव फॉर्म में वो इनहिबिट करेगी, तो थायराइड कम मिलेगा बॉडी में। हम यही चाहते हैं, एंटी थायराइड देने का मकसद ये होता है कि पोटेंट थायराइड कम हो, तो पोटेंट T3 था इसलिए वो बनने नहीं दे रही, तो इसका एडिशनल बेनिफिट है PTU का, जबकि कार्बिमेजोल का ये बेनिफिट नहीं है। ये सिंथेसिस पे काम कर रही है, कन्वर्जन पे काम नहीं करती। तो व्हाट एंड ऑफ द डे वी कम टू नो, सबसे अच्छी कार्बिमेजोल है, बट प्रेगनेंसी में PTU है बस। और PTU का डुअल एक्शन है, ये पेरिफेरल कन्वर्जन को भी एड्रेस करती है, कम थायराइड बनता है, या एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड या T3 कम बनता है, ठीक है। अदरवाइज हमें कार्बिमेजोल देंगे। बाकी T3 T4 का भी कंपैरिजन कर लें। T4 लीवोथायरक्सिन है, थायरक्सिन कॉम्बिनेशन विद सोडियम, थायराइड का लेना देना सोडियम से होता है, पहले भी हमने चेक किया था, आगे भी आएगा। होएवर T4 लॉन्गर एक्टिंग है, लेस टॉक्सिक है, प्रेफर्ड है, इसमें लेस रिस्क है डिसरिथमियास के, ठीक है। यूज्ड मेनली फॉर मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, सस्ती है, ठीक है, लॉन्ग हाफ लाइफ है, प्रोटीन बाउंड ज्यादा है तो फ्री कम है,
यूज्ड ओनली वंस अ डे, बायोलॉजिकली एक्टिव है मतलब ओरल दे सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा इनएक्टिव फॉर्म में होती है एज कम्पेयर टू T3 और लेस पोटेंट है। बट T3 क्या है, T3 बॉडी बनाती भी, सिक्रेट भी कम करती है, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ भी कम है, टॉक्सिक भी ज्यादा है क्योंकि पोटेंट ज्यादा है, इसलिए हम इसको प्रेफर भी नहीं करते, इसीलिए रिदमियास भी ज्यादा करते हैं। हाइपरथायरिज्म में टैकीकार्डिया हो जाता है ना, अगर एक पेशेंट को ट्रीट ना करें तो उसका टैकीकार्डिया आउट, कार्डियक आउटपुट इश्यूज आ जाएंगे, डिसरिथमियाज आ जाएंगे, ठीक है। तो हम T3 इमरजेंसी में देते हैं, जैसे मिक्सोडेमिक कोमा है, सेवियर डेफिशिएंसी है, देखिए T3 थायरॉक्सिन ही है ना, तो एक पेशेंट मिक्सोडेमिक कोमा हाइपोथायराइड स्टेट है तो हम इसको उसमें देते हैं। जो अभी PTU कार्बेमेजोल पड़ी है, दे आर एंटी थायराइड, वी आर रीडिंग देम फॉर हाइपरथायराइडिज्म सिचुएशन। हाइपो में तो देनी है थायराइड, थायरॉक्सिन देनी है ना, तो थायरॉक्सिन दो तरह की है, T4 एंड T3, तो T4 ज्यादा अच्छी है, T3 कम अच्छी है, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में हम T3 देते हैं क्योंकि ये पोटेंट ज्यादा है, रैपिड है, लेकिन फायदा इसका जो है इसके अलावा ये भी है कि सॉरी फायदा तो ये हो गया, शॉर्ट एक्टिंग इमरजेंसी में दे दिया, थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट जल्दी जल्दी हो गई, अफेक्ट जल्दी जल्दी आ गया, बट कम इसकी जो बुरी बातें हैं वो ये कि रिदमियाज ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, और ओरल नहीं दे सकते, ठीक है। आगे चलिए, फंक्शन क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये TSH ना अमाइनो एसिड है, ये दे विल गिव यू चॉइस कि TSH क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है या पेप्टाइड है, अमाइनो एसिड से बना है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स। Thyroid stimulating is released from the anterior pituitary in response to the thyroid releasing hormone. Thyroid releasing hormone थैलेमस से आया, पिट्यूटरी पे लगा, पिट्यूटरी ने TSH दिया, अब ये TSH फिर एक और टारगेट अपने ग्लैंड पे जाके लगा, वो थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर TSH has number of effects on thyroid. It increases its size. Let's suppose TSH ज्यादा तभी होगा ना जब ज्यादा थायरॉक्सिन बनानी है, बॉडी में कम है, तो फिर इसने साइज बड़ा हो जाना है, काम ज्यादा करना है, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा आयोडीन कैप्चर करेगा, ठीक है, और ज्यादा सिक्रीशन होगी T3 और T4 की, होंगे ज्यादा चाहिए बॉडी को, तो ये काम ज्यादा करने के लिए TSH का भी ज्यादा होना जरूरी है। थायराइड हार्मोन्स फीडबैक टू बोथ थैलेमस एंड पिट्यूटरी, ऑब्वियसली। अब अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा थायरॉक्सिन बनाएगा तो बॉडी को पता चलेगा कि थायरॉक्सिन ज्यादा बन रही है, तो पिट्यूटरी का TSH इंपल्स कम हो जाएगा और थायराइड हार्मोन भी कम हो जाएगा, ज्यादा चाहिए तो फिर ये ज्यादा हो जाएंगे, तो ये इनका फीडबैक मुतासिर होता है। So there are several thyroid receptors which bind to the thyroid hormone response element of the DNA, इनको छोड़े जो मैंने हाईलाइट किए वो पढ़े। T4 and T3 are essential for normal fetal development. In their absence, brain development and musculoskeletal maturation are markedly impaired, resulting in the cretinism. ठीक है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायरॉक्सिन नहीं मिली ना बच्चे को, तो बच्चे में ये बीमारी आ जाएगी क्रेटिनिज्म की। इससे ये कोई स्ट्रक्चरल एनोमली नहीं है कि कोई हार्ट डिफेक्ट्स आ गए, क्या हुआ, मैचुरेशन बोन की खराब हुई है, और जो बोन्स की मैचुरेशन है वो खराब हुई है, ऑर्गेनोजेनेसिस में मसला नहीं हुआ, मैचुरेशन में मसला हुआ। Thyroid hormones maintain normal hypoxic and hypercapnic drives to the respiratory center, and this may account for the occasional need to ventilate. Let's just leave it. ये देखिए, मेटाबोलिकली T4 and T3 स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस। अब इनका ये फंक्शन है कि ये थायरॉक्सिन T3 and T4 क्या करेगा, ये लिपिड्स को ब्रेक करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा, मतलब ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, ग्लूकोज बनाएगा भी सही, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एंड इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन को, कार्टिसोल को भी मुतासिर करेगा, मतलब ये थायराइड की जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसीलिए इसको चेक हार्मोन कहते हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स के लिए बड़ा जरूरी है उनके काम करने के लिए या उनकी मैचुरेशन के लिए। इन एक्सिस थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज, अगर ज्यादा हो, जैसे हाइपरथायराइडिज्म में ज्यादा होता है तो क्या होता है उस पेशेंट को, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, भूख कम लगती है, सॉरी भूख ज्यादा लगती है, वजन कम हो जाता है ना, और डायरिया हो जाता है। तो अगर एक्सेस देंगे तो इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड हीट प्रोडक्शन, फीवर हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा पोटेशियम एंड सोडियम की स्टिमुलेशन होती है। ओवरऑल इम्प्लीकेशंस देख ले, कम हो थायराइड तो क्या है, ज्यादा है तो क्या है। अगर थायराइड ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, और कम हो तो हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। थायराइड का फंक्शन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, TSH कम मिलता है,
और थायरॉक्सिन ज्यादा होती है बॉडी में, तो ये क्या करेगी, पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा, पतला होगा मरीज, ठीक है, क्योंकि ज्यादा, अब ये सारा इसका जो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट है तोड़ फोड़ का, तो ज्यादा लाइपोलाइसिस हो रही है, हर चीज इम्पैक्ट हो रही है, तो ज्यादा वेट लॉस होगा। इससे भी आप याद रखिए, मेटाबॉलिज्म को चेक करता है थायराइड। तो जिनमें जो हाइपरथायरिज्म के मरीज होंगे वो पतले होंगे, उनमें इंक्रीज, उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, इंक्रीज हीट इंटॉलरेंस आ जाएगी, ठीक है, और इनकी गट की मोटिलिटी ज्यादा हो जाएगी, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, पैल्पिटेशन फील होगी उनको, स्वेटिंग होगी, ट्रेमर होगा, एंजाइटी होगी। इसका एग्जैक्टली अपोजिट तब होगा जब थायरॉक्सिन कम होगा या बॉडी हाइपोथायरिज्म की फेज में होगी, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो वजन बढ़ गया, मोटे लोग होंगे, सर्दी बहुत लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ज्यादा था तो ज्यादा हार्ट रेट थी, कम है तो कम है हार्ट रेट, इनमें स्वेटिंग थी, इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी, ब्रिटल नेल्स, हेयर्स, है ना। और इसके अलावा रिफ्लेक्सेस यहाँ मेंशन नहीं है, बट थायराइड में ज्यादा दें तो रिफ्लेक्सेस ज्यादा हो जाते हैं, और अगर एक पेशेंट को हाइपो है तो रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं बॉडी के, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। अब बाकी बातें होती हैं, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए, थायराइड की थेरेपी अभी हमने बात भी की कि जब बॉडी में थायराइड कम बनता है या थायराइड ग्लैंड काम सही से नहीं करना, तो फिर हमें आर्टिफिशियली देनी पड़ेगी थायरॉक्सिन। और अगर बॉडी में थायराइड ज्यादा बन रहा है तो फिर हमें आर्टिफिशियली ऐसे ड्रग्स देनी पड़ेंगे जो थायराइड के एंटी हो, जिनको हम एंटी थायराइड कहते हैं। तो एंटी थायराइड के नाम पे या हाइपर थायराइड को ट्रीट करने में हमने भी दो दवाइयां पढ़ी हैं, पीटीयू और कार्बेमेज़ोल। और हमने पढ़ा कि पीटीयू प्रेगनेंसी में अच्छी है, अदरवाइज ये बुरी है, या तो प्रेगनेंसी में अच्छी है या इमरजेंसी में अच्छी है, ठीक है। अच्छा, इनके हमने पढ़े, इनका मैकेनिज्म भी पढ़ा, वही सारा रिपीट हो रहा है कि बोथ एक्ट इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ द आयोडीन to iodine and the iodination of the tyrosine and the release of the both T4 and T3 in addition to prevent the deiodination of the T4 at the periphery, giving iodine also to the thyroid gland via uncertain mechanism क्रॉस करते हैं दोनों प्लेसेंटा को, लेकिन T3 कम करता है, ठीक है। और एक और बात है, प्रेगनेंसी में जो थायराइड के लेवल्स है ना, T3 T4 TSH की, ये बड़े इम्पैक्ट होते हैं। ये लेवल्स आपने बाय हार्ट भी याद करना, ब्रेक बाद में दूंगी, अभी लेवल्स आप देख ली, नॉर्मल लेवल्स ये आपने बाय हार्ट याद करना, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू प्रेगनेंसी, इनमें आरएफटीज, एलएफटीज, थायराइड बैडली इम्पैक्ट होते हैं, तो जो इनकी रेफरेंस वैल्यूज हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, वो हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो you can take it screenshot या मैं भेज दूंगी, लेकिन ये important है, just focusing on thyroid, just focusing on TFTs, what happened non pregnant state में p मोल पर लीटर में मेजर करना है, और 9 to 26 रेंज है, राइट, 9 to 26 रेंज है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हुआ, 16 है, 5.5 है या 14 है, सारी कम नहीं हो गई, फ्री लेवल्स स्लाइटली कम हो गए हैं एज कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। फोकस है जस्ट, ये देखिए, ये T4 है, राइट, हम पढ़ रहे हैं 9 से 26 पी मोल अगर प्रेग्नेंट स्टेट, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में है, तो प्रेगनेंसी में कम हुए, ठीक है, 14.5, 15 या 16। चले, तो T3 को भी पी मोल पर लीटर में ही देखा, ये मैक्सिमम 2 से लेके 5.7 है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। तो प्रेगनेंसी में क्या हुआ है, 5.7 है, तो मैक्सिमम ट्रेंड देखें 7 हुआ है, 7 के बाद 5.5 हुआ है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5.5 है, स्लाइटली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लो है, ठीक है। अच्छा, और टीएसएच को क्या हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 0.3 से 4.2 है। मैं फोकस कीजिएगा, ये लेटेस्ट बता रही हूँ, क्योंकि आई थिंक इफ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम 10 टीचर ईबीएम डिवर्स तो डिफरेंट है, ये मैंने नेल्सन कैथरीन से लिया है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट लेवल्स, इसी को ही आपने रखना है, वरना हर जगह डिफरेंट मिलेगा,
तो वैल्यूज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूजुअली वो रेफरेंस वैल्यूज देते हैं, और जब जनवरी का एग्जाम हुआ था उसमें रेफरेंस वैल्यूज थायराइड की नहीं दी। आपने खुद बताना था कि प्रेगनेंसी में ये कम है, ये ज्यादा। तो फिर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि T4 प्रेगनेंसी में स्लाइटली कम है, T3 भी स्लाइटली कम है। तो TSH में क्या हो रहा है, 4.2 मैक्सिमम था ना प्रेगनेंसी में, सारा ही ज्यादा है। देखिए 5.5 है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा है बेटा एसिडिटी की वजह से। ठीक है, फिर 3.5 से लेके 4 तक ही आ गया। ठीक है, तो टी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ज्यादा हुआ है, ये ज्यादा इसलिए हुआ है कि जो बीटा एसिडी था ना उसके और TSH, इनका जो बायोकेमिस्ट्री है वो 80-90% सेम है। बॉडी में बीटा एसिडी था लेकिन बॉडी ने उसको एज ए TSH लिया, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। नॉर्मल प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी में थायराइड के साथ क्या होना है क्या नहीं होना, दैट हैज बीन डिस्कस्ड फुली, तो इसलिए मैं इसको मजीद इस पर टाइम नहीं लगा, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Normal physiological changes which we have done in physiology, very important के फ्री T4, फ्री T3 और TSH फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या वैल्यूज हैं, सेकंड में क्या है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है, और नॉर्मल प्रेग्नेंट स्टेट में क्या है। ठीक है, ओके। अब आप ये याद रखना है थायराइड डिसऑर्डर। तो अभी हमने थायराइड का पढ़ा कि थायराइड 4 सेंटीमीटर लेटरल लोब्स होती है, 20 ग्राम का होता है, पीछे 4 पैराथायराइड पड़े होते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरीज को सप्लाई करती हैं। काम इसका बॉडी में थायरॉक्सिन बना के भेजना है, और ये डिपेंड करता है TSH क्या है। TSH पिट्यूटरी से आता है, और TSH को पिट्यूटरी से आना है कि नहीं आना, इसका डिसीजन थैलेमस हाइपोथैलेमस लेता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भेज के। यूथायराइड स्टेट में हर चीज ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉडी को ज्यादा चाहिए थायरॉक्सिन, तो TSH ने ज्यादा होकर ज्यादा बना देना, साइज ज्यादा कर देना है ग्लैंड का, और वो ज्यादा काम करेगा। और अगर बॉडी में पहले से ही थायरॉक्सिन ज्यादा है तो इसका मतलब है वो हाइपरथायरिज्म की स्टेट में है। ठीक है, तो बॉडी ने कम बनानी है, कम बनानी है तो TSH भी कम मिलता है। ठीक है, अगर बॉडी इसको खुद से मेंटेन नहीं करती तो हमें आर्टिफिशियली देना पड़ता है थायरॉक्सिन, और ये आर्टिफिशियली एज ए फॉर्म ऑफ ड्रग एंटी थायराइड, ताकि बॉडी यूथायराइड स्टेट में रहे। ठीक है, अब हमने पढ़ा के थायराइड के कुछ डिसऑर्डर्स दिए, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म एंड टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायराइड ग्लैंड का मसला है तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला है, TSH का मसला है, तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। और अगर हाइपोथैलेमस का मसला है तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल और टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम कहाँ थी, ग्लैंड में। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम कहाँ थी, इधर पिट्यूटरी में। ठीक है, और टर्शरी में कहाँ प्रॉब्लम थी, थैलेमस। ओके, ठीक है, कौन बताएगा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में मसला किधर है? किधर मसला है? ग्लैंड में। ओके, और सेकेंडरी में किधर मसला है? कौन से ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में या पिट्यूटरी ग्लैंड में? पिट्यूटरी में। और टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म में किधर मसला है, थायराइड में, पिट्यूटरी में या हाइपोथैलेमस में? थायराइड में नहीं, हाइपोथैलेमस में। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पेट में क्रॉस, तो वो हाइपोथैलेमस से आता है। ये तुम मेरा टेबल देखो, सारा मैंने समराइज किया, मैं आती हूँ। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन हमने पढ़ा कि थायराइड हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन थे, याद रखिएगा, अमीनो एसिड से बन रहे हैं, बट दे बिहेव लाइक स्टेरॉइड, कंपोजिशन पेप्टाइड ही है।
ओके, तो इनका मेन काम क्या था? ये बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट को अफेक्ट करते हैं। ज्यादा होंगे तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, बंदा पतला हो जाएगा, कम होंगे तो स्लो हो जाएगा, बंदा मोटा हो जाएगा। सोर्स क्या है? 4 5 5 4 3 याद रखना, ठीक है। वो कैसे? फोलिकल्स में होता है 5 डिआयोडिनेज, वो कन्वर्ट करता है T3 को T4 को, मतलब 5 4, और ये जो T4 है वो कन्वर्ट होता है पेरिफेरी में जाके T3 में, तो 5 4 3 से याद रखिएगा। पेरिफेरल कन्वर्जन T4 की होती है T3 में। T3 ज्यादा एक्टिव था ना, तो ज्यादा बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स आएंगे। तो इसी वजह से जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो हम क्या देते हैं? एंटीथायराइड और बीटा ब्लॉकर भी देते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर भी पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो हम क्या बीटा ब्लॉकर PTU देते हैं। हमने कहा था कि जो RT3 है ना, ये ब्लॉक T3 होता है। ब्लॉक T3 मतलब T3 में पोटेंट था, थायराइड हाइपरथायराइड लाइक काम करने थे, तो अगर RT3 आ गया तो हाइपोथायराइड लाइक काम होंगे, ठीक है। जो DIT प्लस DIT दोनों दो मिलके T4 बनाते हैं, तो T3 कैसे मिलेगा? DIT प्लस मोनो थायरॉक्सिन आइडोथायरॉक्सिन समथिंग लाइक दैट, इस तरह। तो DIT प्लस MIT वो T3 बन जाता है, ठीक है। वोल्फ चॉर्ट इफेक्ट क्या होता है? सडन एक्सपोजर दें ज्यादा एकदम से आयोडीन से, तो टेम्परेरीली थायराइड शट डाउन हो जाता है, इसे हम कहते हैं। फंक्शन क्या है थायरॉक्सिन के? 7 B's, ब्रेन मैचुरेशन, बोन ग्रोथ, बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट। बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट से मुराद है ज्यादा हार्ट रेट, ज्यादा पल्पिटेशन, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से तो ज्यादा दे हम थायरॉक्सिन तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है ना, तो हाइपरथायराइडिज्म में बुखार भी होता है पेशेंट को, ठीक है। ब्लड शुगर ज्यादा, क्योंकि लाइपोलाइसिस ज्यादा होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा होगी, तो ज्यादा शुगर होगा, तो ज्यादा शुगर होता है तो डायबिटीज लाइक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी बॉडी में, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और इसी तरह ये क्योंकि ये हार्मोन का काम ही मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करना है, तो हर चीज की तोड़फोड़ है, लिपिड की भी तोड़फोड़ है, लाइपोलाइसिस हो रही है, ज्यादा फ्री फैटी एसिड मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा स्टिमुलेट द सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन द बेबीज। अब जब स्टेरॉइड ज्यादा बन रहा है, ग्लूको न्यूजेनेसिस ज्यादा हो रही है, तो हम जब लंग मैचुरेशन करते हैं हम स्टेरॉइड देते नहीं है, तो अगर हम इसी तरह थायरॉक्सिन देंगे तो उससे भी तो लंग मैचुरेशन होगी ना, because it is doing like hyperglycemia. स्टेरॉइड लाइक बिहेवियर, हाइपरग्लाइसीमिया तो खैर नहीं करता सर्फेक्टेंट मैचुरेशन, डायबिटीज में ज्यादा RDS होता है। अच्छा, फिर फंक्शन रेगुलेशन देख लें। दिमाग थैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आया, पिट्यूटरी पे जाके लगा, पिट्यूटरी ने TSH दिया, TSH जाके थायराइड पे लगा, उसने फोलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट किया, उन्होंने ज्यादा थायरॉक्सिन बनाना शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, थायरॉक्सिन के साथ आप याद करें कि जो फ्री थायरॉक्सिन है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, और जो बाउंड है वो इनएक्टिव है। तो वो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे हमें ज्यादा इनएक्टिव या टोटल जो है टोटल थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इनएक्टिव भी ज्यादा है। तो वो क्या है? अगर OCP यूज कर रहा है पेशेंट तो ज्यादा थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन मिलेगी, ज्यादा टोटल जो है वो थायरॉक्सिन होगी, तो टोटल ज्यादा हो रही है, फ्री ज्यादा नहीं हो रही। तो ये MCQ आता है कि टोटल T3 T4 किससे ज्यादा होता है? प्रेगनेंसी में भी ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है, तो इसलिए OCP से भी ज्यादा होता है। फिर कम क्या होता है? जो चीज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कम करेगी वो फ्री को ज्यादा करेगी, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज्यादा होगा, और स्टेरॉइड यूज के साथ ये ज्यादा होगा फ्री, बिकॉज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम बन रही है। किडनी खराब है तो किडनी से सारी उसके छलने से सारी प्रोटीन यूरिन में आ जाएगी, तो बॉडी में तो कम है ना प्रोटीन, और अगर प्रोटीन बाउंड करने के लिए अवेलेबल नहीं है तो बॉडी में फ्री हो जाएगा सारा थायरॉक्सिन, ठीक है। तो इस तरह कर लें। T3 T4 are the only lipophilic hormones with charged amino acids and require specific transporters to diffuse into the cell. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है इनकी थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स, याद रखिएगा, ठीक है ये लाइपोफिलिक क्यों है तो ये पेप्टाइड हार्मोन, फिर इनको तो नहीं होना चाहिए लाइपोफिलिक, दे बिहेव लाइक स्टेरॉइड, सेल मेम्ब्रेन स्टेरॉइड की बनी होती है, तो इसलिए लाइपोफिलिक है, ठीक है। ओके, बाकी ये सारी बातें वही हैं जो भी हमने पढ़ी हैं, और ये टेबल्स हैं, टेबल से एकदम से आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग हो तो इजी हो जाता है समराइज करना। जैसे मैंने अभी आपको हाइपो हाइपर का फीचर्स बताए हैं, तो ये मैंने फर्स्ट एड से एक टेबल ली है, उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बताए हुए हैं।
तो इजीली आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, ये आपको फिर अच्छे समझ आएगा अगर आपने ये सेशन सुना हो। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी लैब्स में थायराइड फंक्शन टेस्ट यहाँ के हवाले से हमने देखा। अब हम देखते हैं जेस्टेशनल इश्यूज क्या है, जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होती है जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस? हु विल टेल मी? व्हाट इज जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस? हमने पढ़ा थायराइड को नॉर्मल स्टेट में, अब प्रेगनेंसी में थोड़ा सा क्या इम्पैक्ट आता है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा आप लोगों का बैकग्राउंड। प्रेगनेंसी में ज्यादा बीटा एसिडी बन रहा है तो इसका मतलब है ज्यादा टीएसएच भी बन रहा है। ज्यादा टीएसएच बनने से क्या होता है? ज्यादा थायरोक्सिन बॉडी में आएगी। ज्यादा थायरोक्सिन बॉडी में आएगी तो इसका मतलब है हाइपर थायराइड लाइक इन्वायरमेंट हो जाएगी। हाइपरथायराइडिज्म को थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, लेकिन ये तो बीटा एसिडी की वजह से होगी ना, थायराइड का अपना मसला तो नहीं था, इसलिए हम इसको जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस बोलेंगे। अभी हम प्रेगनेंसी में बीटा एसिडी का मसला है, एंटीथायराइड देके कुछ फर्क पड़ेगा हमें? बताएं जरा, हु विल टेल मी? एक पेशेंट को अगर जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस बिकॉज ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप हो गया है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? एंटीथायराइड? Unmute yourself and tell me. मुनज़्ज़ा, अनीला। तेरा वो तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ना, वो सेटल हो जाएंगे सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। हाँ, एक्सीलेंट। तो मैक्सिमम 20 वीक्स तक हमने पेशेंट को सिम्टोमेटिक मैनेज करना है, मतलब बीटा हार्ट रेट ज्यादा है तो बीटा ब्लॉकर दे दिया, जस्ट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट विदाउट गिविंग हर एंटीथायराइड। और इफ इट वाज फिजियोलॉजिकल तो बाय 18 वीक्स या मैक्सिमम 20 वीक्स पेशेंट ठीक हो जाएगी, है ना? डॉक्टर हीरा, इसमें हाइपर एमेसिस भी होगी अगर थायरोटॉक्सिकोसिस होगा जेस्टेशनल, तो हाँ, इसमें तो हाइपर एमेसिस उसको भी हमने एंटीथायराइड से ट्रीट नहीं करना, उसको फ्लूइड्स देके ट्रीट करना है। सिम्टोमेटिक ही करेंगे उसको भी। हाँ, सिम्टोमेटिक करेंगे, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, नो नीड ऑफ गिविंग एंटीथायराइड, ठीक है। Gestational thyroiditis is a transient mild hyperthyroidism that occurs early in pregnancy and it is not due to the intrinsic thyroid disease. HSG, which peaks during first trimester, has the ability to stimulate the thyroid TSH receptors. Women with higher levels or enhanced activity of human beta HCG have elevated T4 levels and suppressed TSH concentrations. Gestational thyroiditis has been documented up to 15% of pregnant women and is commonly occurs in several situations like multiple pregnancies, क्योंकि उनमें ज़्यादा बीटा एसिडी आएगा। You said hyperemesis gravidarum, क्योंकि ये भी ज़्यादा बीटा एसिडी की वजह से होता है, इसी वजह से मोलर प्रेगनेंसीज में ज़्यादा होता है ना, मल्टीपल में भी ज़्यादा होता है hyperemesis gravidarum, ठीक है, मोलर में। एंड इन familial gestational thyroiditis, कुछ म्यूटेशन होती है फैमिलीज में, बट इफ इट इज gestational it is not intrinsic problem of thyroid. तो इनमें क्या करेंगे? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। इन मोस्ट केसेस सिम्टम्स ऑफ जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस आर माइल्ड, mainly nausea and sometimes vomiting, resolved spontaneously by 20 weeks. The most severe form of gestational thyrotoxicosis is hyperemesis gravidarum, known as transient hyperthyroidism. देखिए, हाइपरथायरॉइडिज्म कह रहे हैं, इसका मतलब है T4 T3 ज्यादा मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि अब हमने तो डिसाइड किया था कि हाइपरथायरॉइडिज्म में टीएसएच कम होगा, और यहाँ एक मिनट होल्ड रखें। आपको पता है अभी हमने नॉर्मल टीएसएच का देखा था कि टीएसएच 5.5 था, ज्यादा हो रहा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, है ना? देखा था ना अभी, लेकिन वो नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। एक ऐसी प्रेगनेंसी जो मोलर है, जिसमें ट्विन जेस्टेशनल एज है, तो उसमें क्या होगा? उसमें टीएसएच कम मिल सकता है हमें, ठीक है। अगेन इट विल बी फिजियोलॉजिकल, हमें T3 T4 ज्यादा मिलेगा। तो इफ पेशेंट इज प्रेग्नेंट, यकीन करें, we can't sure whether it is true hyperthyroidism or it is due to the pregnancy physiology. Only one test can save our life, which can comment yes, it is gestational, it is not intrinsic problem of thyroid, and it is anti-thyroid. ये एंटीबॉडीज है, सॉरी, ये एंटीबॉडीज है, एंटी-थायराइड एंटीबॉडीज है, क्योंकि हमें पता है थायराइड डिसऑर्डर 90% प्लस ड्यू टू ऑटोइम्यून कंडीशंस होते हैं। तो अगर बॉडी में ट्रू थायराइड डिसऑर्डर है
तो हमें एंटीबॉडीज मिलनी जो कि जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस में नहीं मिलेंगी. हाउ यू विल से कि इट इज अ ग्रेवीज डिजीज या ग्रेवीज थायरोटॉक्सिकोसिस आर जेस्टेशनल. जेस्टेशनल में आपको टीएसएच कम मिल रहा है, ग्रेवीज में भी कम मिल रहा है. ग्रेवीज में T3 T4 ज्यादा मिल रहा है, जेस्टेशनल में भी ज्यादा मिल रहा है. तो फिर तो आप नहीं कह सकते कि ये अब क्या चल रहा है बॉडी में. अब इफ इट इज ग्रेवीज तो एंटीथायराइड देनी थी, इफ इट इज जेस्टेशनल तो नहीं देनी थी. कितना बड़ा मसला हो गया. अगर इतना बड़ा मसला हो तो फिर कौन सा टेस्ट करवा के बताना है. कौन सा टेस्ट करवाना है. एंटीबॉडीज कराने हैं. गॉड शुक्र है मैं समझ जाएगी. बस यही है मसला. तो ट्रीटमेंट क्या है जेस्टेशनल की. Antithyroid is not indicated because symptoms subside spontaneously with progression of pregnancy. ठीक है. And normalization of 14 एवरेज से है और मैक्सिमम 20 वीक्स तक ये ठीक हो जाएंगे. In some patients serum TSH may remain suppressed or below normal after even normalization. वो because प्रेगनेंसी में बेटा सीजी और TSH का एक जैसा बिहेवियर है तो हम नहीं डिसीजन लेंगे. ठीक है. So if we have to exclude whether it is gestational problem or non-gestational problem, only antibodies will save our life, right? Otherwise TSH, T3, T4 are biased. ठीक है. अब इसके इन्हीं मसलों की वजह से ये कॉलेज का फेवरेट है. वो यही चाहते हैं कि एक पेशेंट जो प्रेगनेंसी में हाइपरथायराइडिज्म डेवलप कर रही है उसमें आप एंटीथायराइड दोगे या नहीं दोगे. The moment you will choose antithyroid, you will lose your MCQ. But you will do symptomatic management. That's all. जिस तरह माँ में थायराइड की फिजियोलॉजी प्रेगनेंसी के हवाले से थोड़ी मुख्तलिफ है तो बच्चे में भी इसकी इम्प्लीकेशंस हैं. जैसे हम कहते हैं फीटल थायरोटॉक्सिकोसिस. ठीक है. फीटल इशू स्लाइड पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. ठीक है. अब मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट जिसको ना ग्रेवीज डिजीज है. ग्रेवीज डिजीज से मुराद क्या है कि एंटीबॉडीज हैं मौजूद. ठीक है. एंटीबॉडीज मौजूद हैं ऑब्वियसली क्योंकि थायराइड का अपना मसला है. तो इस पेशेंट को हमने क्या देना था. एंटीथायराइड. हमने इसको एंटीथायराइड दे दिया. एंटीथायराइड से मुराद क्या है. हमने इसको प्रेगनेंसी में PTU दे दी. तो क्या हो गया. इसका TSH हो गया नॉर्मल. TSH नॉर्मल हो गया. इसका मतलब ये है कि एंटीथायराइड दे के हमने बॉडी को यूथायराइड कर दिया. पहले वो ज्यादा काम कर रहे थे ग्लैंड अब कम कर रहे हैं. यही हुआ है ना. यू पीपल आर विद मी. अक्सा मुनज़्ज़ा अनीला सादिया. जी डॉक्टर. अब ऐसी पेशेंट जो प्रेग्नेंट हो गई जो एंटीथायराइड खा रही थी जिसका TSH ठीक है. ठीक है. तो इसके बच्चे को क्या होगा. फीटस को क्या होगा. अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो एंटीबॉडीज इसके बॉडी में है क्या वो कर लेंगे इसको क्रॉस प्लेसेंटा को. यस. तो ये उसने तो प्लेसेंटा क्रॉस कर लिया. अब ये एंटीबॉडीज कौन सी थी. दे वर TSH स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज है ना. तो ये स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज जब बच्चे में क्रॉस कर गई क्योंकि एंटीबॉडीज क्रॉस करती हैं तो बच्चे में क्या होगा. ये बच्चे के थायराइड को स्टिमुलेट करेंगी. तो बच्चे ने क्या बनाना है. ज्यादा काम करना है. ग्वाइटर हो जाएगा ना उसको तो. और जो काम हाइपरथायराइडिज्म में माँ में हुआ था वो बच्चे में भी शुरू हो जाएगा. मतलब ज्यादा मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा है ना. हार्ट रेट बच्चे का ज्यादा हो जाएगा. यही होगा ना. बच्चे को कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा तो मे बी हाइड्रोप्स हो जाए कार्डिक आउटपुट ज्यादा होने की वजह से. ये सब चीजें होंगी ना. हालांकि माँ तो यूथायराइड है. माँ की तो TSH ओके है. तो इस फेज को हम कहते हैं फीटल थायरोटॉक्सिकोसिस. अच्छी बात क्या थी. एंटीबॉडीज क्रॉस की. लेकिन एक और अच्छी बात ये थी कि एंटी थायराइड भी क्रॉस की. तो बच्चा क्या हो गया. ठीक रहा ना. क्योंकि उसको भी तो एंटीबॉडीज के साथ एंटीथायराइड ड्रग गई ना. जो माँ खा रही थी वो कुछ ना कुछ बच्चे में भी गया. तो ये जो चीजें थी दवाइयां थी इन्होंने कन्वर्जन कम की एक्टिव थायरोक्सिन की. तो बच्चे में कम खराबी होगी. ज्यादा कम होगा हार्ट रेट. तो बच्चा समहाउ प्रोटेक्ट हो रहा था ना जब तक माँ के अंदर था. क्योंकि माँ से एंटीबॉडीज भी आ रही थी. माँ से उसके खिलाफ दवाइयां भी आ रही थी. बच्चा ठीक रहा. बट व्हाट अबाउट दिस न्यू बर्न हो जाए. बच्चा पैदा होगा तो फिर क्या होगा. अब तो माँ दवाई नहीं खा रही. प्लेसेंटा तो गया निकाल दिया हमने. अब तो उसमें एंटीबॉडीज बची हुई है. एंटीबॉडीज की एक हाफ लाइफ है.
जब तक वो एंटीबॉडीज की हाफ लाइफ पूरी नहीं होगी वो तो एक्शन करती रहेंगी बच्चे के अंदर। लेकिन पहले बच्चे को एंटीथायराइड मिल रही थी माँ से, अब नहीं मिल रही। अब इस बच्चे को क्या देना पड़ेगा, देनी पड़ेगी ना एंटीथायराइड। अगर हम नहीं देंगे तो इसमें 15-20% मोर्टेलिटी है बच्चे की। यस, बस यही कॉन्सेप्ट है कि फीटल थायराइडोटॉक्सिकोसिस थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज की वजह से होता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज किन में होती हैं, जिनको ग्रेवियस डिजीज हो, जिनकी रेडियोथेरेपी पहले हो चुकी हो, जिसके पिछले बच्चों को मसला हो, तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स में हम 20 वीक्स से नॉर्मली स्कैन में जरूर देखते हैं बच्चे का हार्ट रेट कैसा है, सीटीजी पे भी देख सकते हैं बाद में, लेकिन नॉर्मली स्कैन पे स्पेसिफिकली देखते हैं ग्वाइटर तो नहीं बना हुआ, बच्चे में हाइड्रोप्स के फीचर्स तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर हम माँ को ज्यादा एंटीथायराइड देंगे, है ना। अब माँ यूथायराइड है, बच्चे में हमने ज्यादा बच्चों को देने के लिए माँ को खिलानी पड़ेगी ताकि प्लेसेंटा को क्रॉस करे, तो माँ तो फिर हाइपो में चली जाएगी। वो तो यूथायराइड अपनी सेट डोज पे थी, अपने लिए खा रही थी, अब उसको एडिशनली बच्चे के लिए खानी पड़ रही है, तो उसका थायराइड तो काम नहीं करेगा ज्यादा, उसको तो हमने बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया। तो फिर इसमें हम ऐड बैक थेरेपी ऐड करते हैं, मतलब हम इसको एंटीथायराइड के साथ थायरॉक्सिन भी देंगे। दिस इज एड बैक थेरेपी। ये बच्चों को समझ ही नहीं आती है एंड तक ये वाली बात। और ये एड बैक थेरेपी माँ के लिए नहीं दी हमने, हम बच्चे को ट्रीट करने के लिए उसकी एंटीथायराइड की डोज ज्यादा दी ताकि बच्चे में ज्यादा एंटीथायराइड की ड्रग्स जाएं, स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज का जो वो है वो न्यूट्रल हो जाए, बच्चे में कम फीचर्स आए फिटल थायराइडोसिकोसिस से। तो हमारे पास दो रूट थे, या तो माँ को खिला दे या फिर हम कोई इन्वेजिव तरीके से लाइकर के अंदर पहुंचा दें, बच्चे के ब्लड के अंदर पहुंचा दें, क्योंकि बहुत इन्वेजिव है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम मदर को ही ज्यादा खिला के, क्योंकि मदर को ज्यादा खिलाई है तो जब हम ज्यादा एंटीथायराइड देंगे तो माँ में हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, तो हम साथ में फिर उसको थायरॉक्सिन भी देंगे माँ को। और बच्चे में ही एंटीथायराइड जाएंगे तो बच्चे में फेटल थायरोटॉक्सिकोसिस कम होगा, बच्चा यूथायराइड होगा, उसको हाइड्रोप्स नहीं होगा, उसकी सीटीडी ठीक हो जाएगी, उसमें मतलब बच्चा भी, उसका आउटकम भी अच्छा हो गया, माँ का आउटकम भी अच्छा हो गया। और जब बच्चा पैदा हुआ तब भी हमने नजर रखी कि अब एंटीथायराइड इसको खुद से देनी पड़ेंगी। ये चीजें क्लियर है हमको। मुश्किल बात है ये, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज टफ, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए टफ है जो कि अभी के अर्ली ईयर्स में है या जिन्होंने जस्ट हाउस जॉब की है। बट थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बस मैंने इसलिए वो स्लाइड्स बताई नहीं, मैंने खुद ही अपने अंदाज से बताने की कोशिश की है कि तुम लोगों को समझ आ रहा। बस ये थायराइड है तुम लोगों के लिए, थायराइड डन। ठीक है, ओके। तो क्विकली इसका रिकैप ले लेते हैं, फिर हम थायराइड के बाद पैंक्रियास करते हैं। तो व्हाट वी हैव डन so far, we have done कि एक ग्लैंड है जिसने थायराइड हार्मोन बनाना है, ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। इसको दो आर्टरीज हैं, मेन सप्लाई करती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड और सबक्लेवियन। पीछे इसके 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इसका काम ये कैसे करता है, इस पे इसको इनपुट आती है सबसे पहले हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी थ्रू टीएसएच इनपुट देता है इस ग्लैंड को, फिर ये ग्लैंड बनाता है T3 एंड D4। ठीक है, और पेरिफेरी पे जाके T4 कन्वर्ट होता है T3 में, इनसाइड हार्मोन्स नहीं होता, ग्लैंड नहीं होता। ठीक है, अभी तक हमने यही बातें की हैं। जो मेकिंग है थायराइड ग्लैंड की वो कहाँ होती है, फोलिकुलर सेल्स में होती है, और कैल्सिटोनिन की किस में होती है, पैराफोलिकुलर सेल्स में, ये इनकी मेकिंग होती है। 2 DIT मिलके बनाते हैं T4, एक DIT MIT के साथ मिलके बनाते हैं T3। जब बॉडी को जरूरत होती है ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और इनमें से कुछ बाउंड हो जाते हैं ग्लोबुलिन के साथ, एल्ब्यूमिन के साथ, प्रील्ब्यूमिन के साथ, और कुछ फ्री रहते हैं। फ्री अमाउंट बहुत कम होती है, 1% या 0.1%। ठीक है, और यही फ्री अमाउंट डिसाइड करती है बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म होगा या हाइपोथायराइडिज्म होगा। हाइपर की अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं और हाइपो की अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं। ग्लैंड की जो रेशियो है सिक्रीशन की T4 से T3 वो 14.1 है, वो नहीं है तो 13.1 है, या फिर वो भी नहीं है तो 16/1 है। ठीक है, T4 की डी आयोडिनेशन से हमें T3 और रिवर्स या ब्लॉक T3 मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि यस कि जब बॉडी में सिक थायराइड पिक्चर हो तो उसमें ब्लॉक T3 ज्यादा बनता है। फिर हमने पढ़ा कि एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं PTU और कार्बेमेजोल, प्रेगनेंसी में है ना, तो इसलिए हमें PTU चाहिए बिकॉज ये ज्यादा बड़ी ड्रग है, प्लेसेंटा काम करा सकती है। ठीक है, ओके। अभी तो हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज की वजह से भी मसले होते हैं, एंटीबॉडीज का मसला नहीं है, फिर भी PTU क्रॉस तो कर रही है, या कोई भी एंटीथायराइड प्लेसेंटा क्रॉस तो कर रही है,
जो चीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है वो बच्चे में अफेक्ट कर रही है। एक ऐसी पेशेंट जिसमें एंटीबॉडीज का लेवल नॉर्मल है, बट अगर माँ एंटीथायराइड खा रही है तो वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करेगी और बच्चे में हाइपोथायराइडिज्म डेवलप कर सकती है। तो हमने बच्चे को कीनली ऑब्जर्व करना है। अब बच्चे को ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है, हम पीरियोडिकली देखेंगे बच्चे में हाइड्रोप्स तो नहीं हो रहा, उसकी हार्ट रेट ज्यादा तो नहीं हो रही, एट स्कैन आर्थरो सीटीजी, ठीक है, तो ये हमें उसकी सर्विलेंस करनी पड़ेगी। फिर हमने पढ़ा कि T3 थायरॉक्सिन के 2 तरह का होता है, T3 और T4 के लिहाज से मोस्ट कॉमन हम T4 देते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव भी नहीं है, लॉन्गर हाफ लाइफ है, बायोअवेलेबिलिटी ओरल ज्यादा है, ओरल होती है ना थायरॉक्सिन दे सकते हैं। बट अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में थायरॉक्सिन हम T3 देते हैं, ठीक है। और ये लेकिन ये जो है रैपिड एक्टिंग है तो इसलिए इमरजेंसी में रैपिड एक्टिंग हमें चाहिए होती है। तो अगर एंटीथायराइड में हमने इमरजेंसी में देनी है तो कौन सी एंटीथायराइड देनी है इमरजेंसी में, वो हम PTU देते हैं। हाइपरथायराइड की इमरजेंसी में PTU देनी है और हाइपोथायराइड की इमरजेंसी में T3 देना होता है। बस ये याद किया हमने। फिर हमने इनके फंक्शंस भी याद किए, वो हमें पता है कि सारे जो थायरॉक्सिन है ये इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट्स को, तो इसी वजह से ज्यादा होगा तो हार्ट रेट भी ज्यादा, वेट लॉस भी ज्यादा, गट मोटेलिटी भी ज्यादा, ठीक है, स्वेटिंग भी, ट्रेमर्स भी, और कम होगा तो सारे फैक्ट्स सारे कम हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने जेस्टेशनल थायराटॉक्सिकोसिस को पढ़ा कि प्रेगनेंसी में TSH जो है वो ज्यादा हो जाता है बिकॉज प्रेगनेंसी में बेटा चीज ज्यादा होता है, तो इसलिए अगर मोलर ट्विंस प्रेगनेंसीज है या फैमिलियल कोई ऐसी बात है तो TSH ज्यादा होगा, TSH ज्यादा होगा तो थायराइड ज्यादा काम करेगा, T3 T4 ज्यादा बनेगा, तो और मैनिफेस्टेशंस भी आएंगी और माँ को हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स आ जाएंगे। लेकिन हमने ट्रीट नहीं करना है इसको एंटीथायराइड देके क्योंकि थायराइड का मसला नहीं था, प्रेगनेंसी ही मसला थी, तो हमने वेट करना है 20 वीक्स तक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने इनको डिस्क्रिमिनेट करना है तो हम एंटीबॉडीज करा लेंगे, एंटीबॉडीज ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल स्टेट में नॉर्मल आएंगी, ठीक है। फिर हमने फीटल थायराइडोटॉक्सिकोसिस को पढ़ा कि माँ से एंटीथायराइड जाएंगी तो बच्चे में हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा और बच्चे से एंटीबॉडीज स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज आएंगी तो बच्चे में हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। फिर हमने इनकी ट्रीटमेंट की, हमने कहा इनको ऑब्जर्व करेंगे और अगर हमने बच्चे का हाइपो ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम थायरॉक्सिन देंगे, और अगर हमने बच्चे में हाइपरथायराइडिज्म ट्रीट करना है तो हम एंटीथायराइड देंगे, ठीक है। और ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद भी सिर्फ फीटल थायराटॉक्सिकोसिस नहीं होता बल्कि न्यूनेटल थायराटॉक्सिकोसिस भी होता है क्योंकि एंटीबॉडीज 1 या 2 हफ्ते लेती हैं, ये मिनिमम 3 वीक्स लेती हैं बच्चे के ब्लड से जाने में, तो ये शुरू के 3 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है, हमने ऑब्जर्व करना है और मे बी हमें एंटीथायराइड देनी पड़े, ठीक है। डन, बस अब डन हो गया। प्राइमरी थायराइड डिसऑर्डर होते हैं ग्लैंड के प्रॉब्लम की वजह से, सेकेंडरी होते हैं पिट्यूटरी खराब है, और टर्शरी तब होते हैं जब हाइपोथैलेमस खराब है, ठीक है। ओके, ठीक है। प्राइमरी में प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है, सेकेंडरी में प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, टर्शरी में प्रॉब्लम या पेरिफेरल भी कहते हैं इसको, प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में। क्या करता है पैंक्रियास, who will tell me? इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है डॉक्टर इरा। इंसुलिन के अलावा कुछ और कोई और हार्मोन्स भी बनते हैं पैंक्रियास से? यस, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए यस तो पैंक्रियास के फंक्शंस हैं एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, और इसका मेन मैकेनिज्म है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना, ज्यादा करके कुछ हार्मोन्स और कम करके, जब ज्यादा हो तो इंसुलिन देके और जब कम हो तो ग्लूकागॉन देके, ठीक है। द सेट ऑफ control of blood sugar levels in the pancreas working in concert with liver which act as a store. Glucose is the principal energy source of the body and so its level has yet to be tightly controlled.
Excess glucose is stored in the liver and muscles as glycogen and in adipose tissue as a fat. At times of fasting, these stores are broken down to provide glucose and fatty acids as a sources of energy. Only one hormone, insulin, controls the reduction in blood glucose level. सिर्फ पेंक्रियास से एक हार्मोन आता है जो कि शुगर लेवल्स को कम करता है. जैसे शुगर के मरीज होते हैं उनको इंसुलिन देते हैं ना, क्योंकि उनका शुगर लेवल ज्यादा होता है तो इंसुलिन देते हैं तो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, तो पेंक्रियास में सिर्फ एक हार्मोन है इंसुलिन जो कि शुगर लेवल को कम करता है. बाकी जितने भी हैं वो ज्यादा ही करते हैं. ग्लूकागॉन, इसके अलावा एड्रिनल मेडुला से देखें तो एड्रेनलिन आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स आ रहे हैं, कार्टिसोल है एड्रिनल्स में, ये सारे ज्यादा ही करते हैं. तो पेंक्रियाज में एक हार्मोन है इंसुलिन जो बेसिकली कम करता है. बाकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं पेंक्रियाज से ग्लूकागॉन और अदर साइड से एड्रेनलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये ज्यादा करते हैं. ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड इन द आइसलेट सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज. आइसलेट सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के, अल्फा बीटा टाइप, अभी देखते हैं इनको. तो वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन. एनाटॉमी याद कर लें, पेंक्रियाज 80 ग्राम का होता है. ठीक है, इसके भी हेड, नेक, बॉडी एंड टेल होती है. रिट्रोपेरिटोनियल ये स्ट्रक्चर है. ठीक है, और इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो टोटल पेंक्रियाज का 1 to 2% बनाते हैं. इसमें जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन बनाते हैं, जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, और जो इसके गामा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टेटिन बनाते हैं. इसके अलावा पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी बनता है. 4 हार्मोन्स हो गए. तो पेंक्रियाज का जो फंक्शन है वो एक्सोक्राइन है, जैसे भी आपने बताया, और एंडोक्राइन है. तो जो एंडोक्राइन फंक्शन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन, वीआईपी, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इसके साथ याद रखें. और एक्सोक्राइन हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड एसिड्स एंड इट आल्सो सिक्रीट्स बाइकार्ब. तो डुअल एक्शन है पेंक्रियाज का, एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन. इसमें दो हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. ठीक है, सोमैटोस्टेटिन एक 14 होता है, एक 28 होता है, दोनों मिक्स करते हैं, इनको देख लें. जो 14 है ना वो प्रोड्यूस होता है नर्वस सिस्टम में, और जो 28 है ये गट से प्रोड्यूस होता है. 10 टाइम्स ये मोर पोटेंट है देन 14. तो 14, 28 इन दोनों का जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो डिफरेंट है. अच्छा, अभी हमने पेंक्रियाज की बात की, पेंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन की बात की. तो पेंक्रियाज में हमने कहा कि इसमें 2% आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं. सेल्स में मजीद स्पेसिफिकेशंस हैं. अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सेंट्रल होते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, गामा सेल्स सोमैटोस्टेटिन. ठीक है, ओके. तो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मैं तुम्हें एंड पे कराऊंगी समरी ये सब बातों की आज की. चलें, ग्लूकागॉन का सोर्स अभी होने का ना अल्फा, ग्लूकागॉन में ए है तो इसमें भी ए है, तो अल्फा इस तरह याद कर लें. फंक्शन क्या करता है, इंसुलिन तो कम कर रहा था तो ये ज्यादा करेगा, तो ग्लूकोज ज्यादा कैसे करेगा, ग्लूकोज बना के जो इसके स्टोर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़ फोड़ के, या तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, ग्लाइकोजन को तोड़े फोड़ेगा, या न्यू ग्लूकोज बनाएगा. ठीक है, लीवर में, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये बड़े इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वी विल रीड देम के ये क्या है, इनके क्या मेन रेट लिमिटिंग स्टेप्स और एंजाइम्स हैं. ठीक है, however glucagon apart from this glucose ज्यादा करता है by making new glucose या by break down the glycogen. ये लाइपोलाइसिस भी करता है, ये कीटोजेनेसिस भी करता है, मतलब कीटोन बॉडीज बनाता है. इन सारी हरकतों से अल्टीमेटली हमें शुगर लेवल ज्यादा मिलते हैं. तो इसका मतलब है बॉडी को अगर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में हो गए तो हम इमीडिएटली, घर में पेशेंट है, हमें नहीं मिलती 5%, 10% डेक्सट्रोज, हम क्या करें, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे कहीं खा पी ले, जेल ले ले, शुगर केन ले ले, जूस ले ले, चॉकलेट ले ले, इमीडिएट रिलीजिंग कोई भी ग्लूकोज ले ले. अगर वो नहीं है, अनकॉन्शियस है और घर में है, तो IM ग्लूकागॉन का इंजेक्शन हम अटेंडेंट्स को कहते हैं फौरन देना है. फौरन ये रैपिड काम करता है और ये ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा कर देता है. जितनी मौतें मरीजों की ना ज्यादा ग्लूकोज से नहीं होती जितना डायबिटिक पेशेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया से मरते हैं. ठीक है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है. हाइपर ग्लाइसेमिक कोमास या कीटोएसिडोसिस में मरने के लिए कुछ घंटे चाहिए होते हैं. हाइपोग्लाइसीमिया तो सेकंड्स में, बस 4 मिनट में ब्रेन डेथ हो जाती है. चलिए, फिर हम आ जाते हैं रेगुलेशन पे, सेक्रेटेड इन रिस्पांस टू द हाइपोग्लाइसीमिया.
बहुत बुरी हालत है। ओके तो मैं आपको ना ओके तो जब भी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो पैंक्रियास ने ग्लूकागॉन देना है अल्फा सेल से, ठीक है। इसलिए क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा ग्लूकोज और साथ ही इंसुलिन को इनहिबिट भी करेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये ग्लूकागॉन इन इटसेल्फ इनहिबिट किससे होगा फिर? इंसुलिन से होगा, अमाइलिन से होगा, सोमैटोस्टेटिन से होगा और हाइपरग्लाइसीमिया से होगा, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज हैं कि ग्लूकागॉन के इनहिबिटर्स क्या है, इंसुलिन, अमाइलिन, सोमैटोस्टेटिन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इंसुलिन बेसिकली क्या है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, दो चेन्स हैं अल्फा एंड बीटा। ये कैसे बनता है, प्री हार्मोन बनता है, फिर क्लीविंग हो जाती है, फिर प्रो इंसुलिन बन जाता है और फाइनली इंसुलिन बन जाता है। इसके अलावा सी पेप्टाइड भी बनता है और दोनों इक्वल अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। इंसुलिन रिलीज्ड, इंसुलिन की जो इसकी जो फर्दर ही पोटेंशिएट होता है वो ग्रोथ हार्मोन से, ग्लूकागॉन से, गट हार्मोन से, ठीक है। और इनहिबिट किससे होता है, एड्रेनलिन से, सोमैटोस्टेटिन से एंड कैल्सीमिया से। आपने देखा ग्लूकागॉन भी इनहिबिट हो रहा था सोमैटोस्टेटिन से और इंसुलिन भी। तो बेसिकली एक एमसीक्यू है कि ये जो है ना सोमैटोस्टेटिन, ये इनहिबिट करती है ग्लूकागॉन को भी और ये इनहिबिट करती है इंसुलिन को भी, दोनों को इनहिबिट करती है। बाकी दे आर एवरीथिंग इज अपोजिट, बट सोमैटोस्टेटिन इज कॉमन इनहिबिटर फॉर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। हर वो चीज जो लाइक सॉरी इनहिबिट बोला मैंने, क्या बोला, जस्ट एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। इनहिबिट नहीं हो रहा, ये देखिए, इंसुलिन रिलीज इज फर्दर पोटेंशिएटेड बाय ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन एंड गट हार्मोन। हाँ इनहिबिट बोला है, इनहिबिटेड बाय हाइपोकैल्सीमिया, एड्रेनलिन एंड सोमैटोस्टेटिन, ठीक था ये। अच्छा, यहाँ ना आपने इन चीजों पे ध्यान रखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी हार्मोन को पोटेंशिएट करेंगे, मतलब उसको स्टिमुलेट करेंगे, और वो कौन से फैक्टर हैं पूरी एंडो में। आपका कोई एमसीक्यू आएगा ना वो इसी पे ही आएगा, वो डिटेल में नहीं जाना। आपने याद करना है इंसुलिन को, इंसुलिन किन फैक्टर्स में ज्यादा बॉडी से रिलीज होगी और किन से कम रिलीज होगी, इनहिबिट कब होगी, स्टिमुलेट कब होगी। सेम फॉर ग्लूकागॉन, सेम फॉर थायरॉक्सिन, सेम फॉर ग्रोथ हार्मोन, सेम फॉर एड्रेनलिन। बॉडी में जहां भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं उनसे जो भी हार्मोन्स बन रहा है, या वो तो पेप्टाइड है या वो स्टेरॉइड है, यही आपने याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कि इनके इनके स्टिमुलेटरी फैक्टर्स क्या है और इनहिबिटरी फैक्टर्स क्या है। और थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर ये बॉडी में ज्यादा होंगे तो बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे और कम होंगे तो बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। 3 तरीकों से हर हार्मोन को आपने टारगेट करना है। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन इसकी पोटेंशिएशन जो हो रही है वो ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन एंड गट हार्मोन से हो रही है, इनहिबिट ये हो रहा है एड्रेनलिन से, हाइपोकैल्सीमिया से एंड सोमैटोस्टेटिन से, ठीक है। ओके, हालांकि ग्लूकागॉन से इसको होना चाहिए था इनहिबिट, अपोजिट हार्मोन है ना, लेकिन इट इज पोटेंशिएटेड बाय ग्लूकागॉन, तो इसको आप नोट कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वेयर इन मसल एंड इन एडिपोज टिश्यू। अब इसने शुगर कम करनी है, शुगर कम कैसे करेगा, जो सर्कुलेशन में शुगर है उसको खींच के जमा कर देगा कहीं, ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो ना, शुगर मेंटेन रहे। तो कैसे करेगा ये, मसल में और एडिपोज टिश्यूज में उसको जमा कर देगा। तो बेसिकली एनाबोलिक हार्मोन है ना, मसल बना रहा है ना, फैट्स बना रहा है, जबकि थायराइड तो कैटाबोलिक था, मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन कर रहा था। तो ये अपोजिट है इस तरह इंसुलिन। और सेम इंसुलिन भी एनाबोलिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन भी एनाबोलिक हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, in adipose tissue it inhibits lipolysis and in the liver it increases the glucose uptake and glycogen formation, ठीक है। लिवर में क्या कर रहा है, ये कैसे डिपॉजिट कर रहा है, कैसे एनाबोलिक काम कर रहा है, ग्लाइकोजन बना के, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू में क्या कर रहा है, एडिपोज टिश्यूज को टूटने फूटने नहीं दे रहा, जमा कर रहा है फैट। तो अगर कोई इंसुलिन लगाएगा तो उससे क्या होगा, एनाबोलिक काम होंगे सारे, स्टोरेज के काम होंगे, ठीक है। हाफ लाइफ इसकी क्या है, 10 से 15 मिनट्स।
The release profile of insulin is divided into two phases. The first is a burst lasting less than 1 minute. Burst में एकदम से आएगा और within 160 seconds आएगी ये phase. उसके बाद है prolonged phase, persist करेगी ये, ठीक है? Okay. It release is stimulated by glucose. Oral stimulus is greater than IV due to the involvement of the intestinal hormone, basic amino acids, ketones, and free fatty acids. Motility and secretion of the gut hormone and pancreatic polypeptide may have a role in the regulation of the digestion. Quite relatable. अब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन की. ग्लूकागॉन भी अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है. ये इंसुलिन निकला था जब बॉडी में ज्यादा शुगर थी, तो ग्लूकागॉन कब निकलेगा पैंक्रियास से? जब बॉडी में कम शुगर है, ठीक है. इसके अलावा ये आपने याद रखना है कि बेसिक अमीनो एसिड्स, गट हार्मोन्स, एक्सरसाइज, एड्रेनलिन भी इसके सिक्रेशन को ज्यादा करते हैं. एंड दिस इज एमसीक्यू एज वेल. मे बी आप एंडोमेस को इतना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ना कर सको इन बातों को, बट बायोकेमिस्ट्री का मकसद ही इन चीजों को आपको रटवा देना होगा, ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में भी हार्मोन की सिंथेसिस, उनकी इनहिबिशन और सिक्रेशन है, ठीक है. उसके इनके टेबल्स काफी हाई यील्ड है. तो एंडो में इतना इन्होंने एम्फेसाइज फंक्शंस पे किया ज्यादातर. तो बायोकेमिस्ट्री में अगर आप अभी इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करें तो उस वक्त हो जाएगा, नो वरीज. its release is inhibited by increased blood glucose, ketones, free fatty acids, insulin and somatostatin, ठीक है. somatostatin दोनों में ही इनहिबिटर है, इंसुलिन में भी और ग्लूकागॉन में भी. it generally inhibits the uptake of glucose and amino acids, promotes lipolysis and hepatic glycogenolysis, gluconeogenesis and ketone generation. वही कैटाबोलिक हार्मोन है. सारे फंक्शंस जो इंसुलिन के थे वो ऑपोजिट है ग्लूकागॉन के. Pancreatic somatostatin regulates stomach motility and secretion of the gut hormone and pancreatic polypeptide. It may have a role in the regulation of the digestion. तो ये somatostatin के काम है, और ये somatostatin कॉलेज का बड़ा फेवरेट है, ठीक है. इसके फंक्शंस ओके. छोड़ दें इसको भी छोड़े, ठीक है. डिसफंक्शन करते हैं. अगर पैंक्रियास सही से काम कर रहा है तो बॉडी में नॉर्मल होगा, यूग्लाइसेमिक फीचर्स होंगे. बट अगर कम इंसुलिन बनेगी तो फिर क्या होगा? ज्यादा शुगर बॉडी में होगी, डायबिटीज हो जाएगी, है ना. और अगर ज्यादा इंसुलिन बनेगी, इंसुलिनोमा हो जाए, ट्यूमर बन जाए, तो फिर बॉडी में कम मिलेगी इंसुलिन शुगर, ठीक. तो अगर इसका डिसफंक्शन है तो या तो डायबिटीज मिलेगी, ठीक है, या फिर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कोमा के साथ मिलेगी. तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है यूग्लाइसेमिक फेज के लिए, ठीक है. तो अगर अडल्ट्स में बात करें तो अगर ब्लड शुगर लेवल लेस देन 4 मिलीमोल है तो इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं. न्यूबॉर्न में अगर लेस देन 2 मिलीमोल है तो इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं. एंड वी हैव टू ट्रीट इट. हाइपोग्लाइसीमिया इज एन इमरजेंसी. डिसफंक्शन इंसुलिन डेफिशिएंसी से क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया को हम कहते हैं डायबिटीज. द इफेक्ट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया आर साल्ट एंड वाटर डिप्लीशन ड्यू टू एन ऑस्मोटिक डायूरेसिस. इसी वजह से इनमें ज्यादा 3P याद रखिएगा डायबिटीज में: पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया. तो पोलीयूरिया ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से होता है, ठीक है. ये वेट लॉस हो जाता है, टायर्ड होते हैं, वोमिटिंग होती है, हाइपोटेंशन हो जाता है पोलीयूरिया की वजह से, इन्फेक्शंस हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा शुगर हो जाती है. ज्यादा शुगर हो तो उसके बैकग्राउंड में टिश्यू हाइपोक्सिक होता है, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है. स्टीरॉइड से हाइपर वेंटिलेशन होती है. जब हम प्रेगनेंसी में स्टीरॉइड देते हैं तो ट्रांजिटली पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, ठीक है. और फेटल मूवमेंट्स कम हो जाती है ट्रांजिट की, ठीक है. और एबनॉर्मल सीटीजी भी आ सकती है ट्रांजिटली, बट बाद में ठीक हो जाती है. और ये हाइपर वेंटिलेशन क्यों होती है? क्योंकि कीटोएसिडोसिस हो जाता है एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियस लेवल एंड कोमा. फाइनली क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया से क्या होगा? क्रॉनिक अक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया से तो मींस ब्रेन डेथ होगी. अगर ब्रेन डेथ अक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया से होती है, ठीक है. अक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया से सिर्फ यूरिन ज्यादा बन गया, अक्यूट हुआ तो बॉडी कंपनसेट कर लेती है. लेकिन क्रॉनिक फीचर्स एड अप होते रहते हैं. कैसे होंगे? वेसल्स थिक हो जाती है. थिक वेसल्स क्या होंगी? किडनी में अगर थिक हो गई तो किडनी में सीकेडी हो जाएगा. सीकेडी मतलब डायबिटिक नेफ्रोपैथीज हो जाएंगी. आंखों में थिक हो जाएंगी तो रेटिनोपैथीज आ जाएंगी, ठीक है.
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खराब होगा, इनकी सेंसेशन खराब हो जाएंगी। इस वजह से जो डायबिटिक क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जख्म हो जाए ना वो ठीक होता है ना उनको चोट का पता चलता। ठीक है, तो ये माइक्रो एंजियोपैथीज भी कराते हैं और ये मैक्रो एंजियोपैथीज भी कराते हैं। ठीक है, मैक्रो एंजियोपैथी की वजह से कोरोनरी एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज होती है, जबकि माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से नेफ्रोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होती है और रेटिनोपैथी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मे भी आपके पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट ना हो बट आपके पार्ट 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो एंजियोपैथिक फीचर्स क्या है क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया के और मैक्रो एंजियोपैथिक फीचर्स क्या है। मैक्रो में आता है कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेज और माइक्रो एंजियोपैथी में आता है नेफ्रोपैथीज, आई रेटिना मतलब रेटिनोपैथीज एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये अक्सर बच्चे नर्व्स का भूल जाते हैं, बाकी वो याद रखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया लेस देन 4 मिलीमोल को बोलते हैं। ठीक है, is a complication of the insulin treatment and rarely the presenting symptoms of liver disease, hypothyroidism and insulinoma. ये रेयर इंसुलिनोमा रेयर है, बाकी फीचर्स रेयर है। डायबिटिक पेशेंट अगर इंसुलिन ज्यादा लगा ले या एक्सरसाइज कर ले या खाए पिए ना या उल्टी हो जाए, उल्टियां मोशन लग जाए, तो फिर एक तो इंसुलिन खा ली, शुगर कम हो गया, वैसे कुछ खाया भी नहीं और कम हो गया, तो फिर उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट्स को क्या होगा, वो पेल हो जाएगा, स्वेट हो जाएगा, टैकीकार्डी हो जाएगा। मैं अभी आपको पता है उम्र पे गई हुई थी, तो अभी हमारा जहाज फ्लाई नहीं किया, एक पेशेंट की तबीयत खराब हो गई एक औरत की, और मुझे कोई डॉक्टर जैसे बोलते हैं है या नहीं, तो आई वाज देयर। तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा, वो पेल थी, मैंने उसकी पल्स देखी, टैकीकार्डिया था, स्वेटिंग थी, उसकी शक्ल देख के पता चल गया शी इज डायबिटिक। एंड इसका मतलब हरगिज भी नहीं है कि इंसुलिन लगानी है, इसको नहीं लगानी इंसुलिन, ब्लाइंडली इसको कहीं कुछ खाए पिए, एनीथिंग विच इज अवेलेबल। इसके दूसरी बात क्या होना, उसे बेहोश हो जाना है, तीसरी बात क्या है, उसकी ब्रेन डेथ हो जानी है। ठीक है, तो ये किसी भी डॉक्टर में कहीं भी तुम लोग हो ना, तुम्हें ये फीचर्स मिले, चाहे पेशेंट डायबिटिक है, नेवर एडवाइस कि इंसुलिन लगाएं, ऑलवेज एडवाइस गिव हर एनीथिंग टू ईट। ग्लूकागॉन इतने इमरजेंसी में मिलता नहीं है, तो बक्टोजा के साथ ना उसको रब करते कुछ तो इब्जार्व होगा ना, क्योंकि जो बक्कल मिकोजा उसकी बैक्टीरिया अच्छी होती है। अभी इसको रहने दो, अभी अब डायबिटीज पे आ जाए। डायबिटीज के लिए दिस इज अ वेरी गुड टेबल, ये मेरी अपनी ही एक कैंडिडेट ने बनाई थी, अच्छी लगती है, मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिया लेस देन 4 पे हो जाता है और वेरी सिवियर लेस देन 3.4 पे हो जाता है, 3.5 पे हो जाता है। ठीक है, अच्छा बाकी आपने क्या याद रखना है इसमें, प्री कंसेप्शनल हमने शुगर लेवल 5 to 7 मेंटेन करनी है मिलीमोल में। अब आपका एग्जाम जो उनकी आरसीओजी का है तो मिलीग्राम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 99% आप सारे बच्चे मुझे पता है ईएमएम वाले हो, एमसीपीएस वाले हो, एफसीपीएस वाले हो, तो इसलिए फिर अलग से याद नहीं कर पाओगे, मिलीग्राम में भी याद करें, आपके एग्जाम में मिलीग्राम में हो जाता है। ठीक है, बिफोर मील 4 to 7 है प्री कंसेप्शनल एडवाइस, ये टारगेट्स लेवल्स हैं। डायबिटीज में कुछ भी याद करना है तो यही टेबल है कि एक डायबिटिक पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले शुगर लेवल कैसे मेंटेन करनी है, 5 to 7 मिलीमोल। ठीक है, ठीक है, बिफोर मील 4 to 7। HbA1c 48 मिलीमोल, ये नॉर्मल है, परसेंटेज में इक्विवेलेंट टू 6.5 बन जाता है। अच्छा, एक पेशेंट जो प्रेग्नेंट है ना, प्रेगनेंसी का ओजिडिटी बता रही हूँ, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट का ओजिडिटी डिफरेंट है। एक पेशेंट जो प्रेग्नेंट है, आपको लगता है शुगर लेवल खराब है इसके, तो इसका जो हाई यील्ड सेंसिटिविटी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, बाय गिविंग हर 75 ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब 75 नॉर्मल सिंपल शुगर जो ग्लूकोज विटामिन डी ग्लूकोज डी का डब्बा होता है वो पी लेगी। वो पीने के बाद उसको 2 घंटे बाद आपने चेक करना है, पिलाने से पहले फास्टिंग चेक कर लें, 8 घंटे का फास्ट मिनिमम होना चाहिए, और फिर पिलाने के 2 घंटे बाद चेक कर लें। अगर पिलाने से पहले 5.6 या इससे ज्यादा है और पिलाने के बाद 7.8 या इससे ज्यादा है, तो इट्स मीन शी इज डायबिटिक, शी इज हैविंग डायबिटीज इनसाइड प्रेगनेंसी, या तो प्रेगनेंसी की वजह से गेस्टेशनल है या वाकई ही थी जो अब डायग्नोज हो गई। ठीक है, कंफर्म करेंगे जब ये डिलीवर हो जाएगी और 6 हफ्ते के बाद दोबारा इसका हमने फास्टिंग देखना है, याद रहेगा, 6 हफ्ते पे ओजिडिटी नहीं कराना, फास्टिंग करना है, और पोस्ट डिलीवरी 13 वीक्स पे HbA1c। ठीक है,
प्रेगनेंसी में क्या कराना था, OGTT, और जब वो डिलीवर हो जाएगी कंफर्म करने के लिए कराने का रेजिस्ट्रेशनल, रेजिस्ट्रेशनल होगा तो पोस्ट डिलीवरी 6 हफ्ते पे नॉर्मल हो जाएगा इसका फास्टिंग, या 13 वीक्स पे लेट आई तो HbA1c नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से था। बट अगर स्टिल खराब है तो फिर इट इज क्रोनिक डायबिटीज, याद रखिएगा। अगर पेशेंट प्री कंसेप्शनली आपके पास आता है, उसका बिफोर मील शुगर लेवल 7 से ज्यादा है या फास्टिंग जो है 7 से ज्यादा है, उसको कहें इसको नॉर्मल करे फिर कंसीव करे। HbA1c उसका 48 मिलीमोल या 6.5 से ज्यादा है तो उसे कहें मंथली HbA1c चेक करे, इसको नॉर्मल करे फिर कंसीव करे। प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर HbA1c 86 मिलीमोल या 10% से ज्यादा है। तो नॉर्मल क्या है, 6.5 या 48 मिलीमोल। अगर 6 या 48 मिलीमोल नहीं है तो आपने उसको एडवाइस करना है मंथली HbA1c कराए। और अगर वो 10 है प्रीकंसेप्शनल तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, स्ट्रिक्टली एडवाइस करें टू नॉट कंसीव, क्योंकि 10% अगर HbA1c है प्रेगनेंसी से पहले तो फिर क्या होगा, ये इसकी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये जो ज्यादा HbA1c है ये ट्रेटोजेनिक है, इसको कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज आएंगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाएंगे 20 से लेके 25% तक। ठीक है, तो इसलिए पहले ही कंसीव ना करने दें इतने हाई HbA1c पे। अच्छा चले, OGTT हमने पढ़ लिया। प्रेगनेंसी में फिर वैल्यूज कैसे, एक पेशेंट है जो प्रेग्नेंट हो गई, OGTT खराब है उसका या पहले से ही डायबिटिक थी, हमने इनसाइड प्रेगनेंसी उसके जो लेवल्स मेंटेन रखने हैं वो 5.3 से कम है, 1 घंटे के बाद 7.8 से कम है और 2 घंटे के बाद 6.4 मिलीमोल से कम है। फॉर योर एग्जाम यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन मिलीमोल, forget about milligram, but if you are appearing in any Pakistani exam then you must remember equivalent milligram doses as well. सेम पेशेंट अगर डिलीवर होती है ड्यूरिंग डिलीवरी 4 to 7 है, इस पे मेंटेन रखना है। ठीक है, डिलीवरी के बाद 5 to 9 मिलीमोल है। अब मैं दोबारा आपको इन चीजों को हाईलाइट करती हूँ क्योंकि डायबिटीज में कुछ भी करना है तो यही वैल्यूज हैं और ये आती है एग्जाम में। बिफोर कंसेप्शन, बिफोर मील स्पेसिफिकली 4 to 7, लेबर में भी 4 to 7 एक बात हो गई, पोस्ट नेटल 5 to 9 मिलीमोल, ये आपके टारगेट लेवल्स हैं। शुगर इस पे मेंटेन रखनी है, अगर इस पे मेंटेन नहीं है तो फिर इंसुलिन 9 से ज्यादा है तो इंसुलिन ज्यादा करें और 5 से कम है तो इंसुलिन कम करें। ठीक है, और अगर आपने देखिए OGTT का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो 5.6 है या 2 घंटे के बाद 7.8 है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मेंटेन 5.3, 7.8 एंड 6.4 टू आवर रखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, OGTT के ये वैल्यूज मिक्स कर देते हैं मेंटेनेंस वैल्यूज के साथ। डू नॉट डू दिस। ठीक है, डायग्नोस्टिक 5.6 है फास्टिंग, लेकिन अगर डायग्नोज हो गई है तो मेंटेनेंस 5.3 इससे कम है। ठीक है, मैं ये स्लाइड्स बहुत काफी तरीकों से आपको बताऊंगी, आपको रट जाएंगे। दोबारा आ जाए आपके ना OGTT के भी बड़े पंगे होंगे अगर आपने पाकिस्तान में कोई और एडिशनल एग्जाम देना है, क्योंकि हमने तो RCOG में नई गाइडलाइन को फॉलो करना है। उसका OGTT फास्टिंग 5.6 है और 2 आवर के बाद 7.8 है, लेकिन WHO SOGP का डिफरेंट है। तो जब आप अपने लोकल एग्जाम दें तो फिर WHO SOGP को भी याद रखें। ठीक है, otherwise for MRCOG1 task done, I am just bound to tell you what NICE says. 5.6 to hourly 7.8. That's it. No need to worry about what SOGP says, what WHO says. ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि NICE says जो फास्टिंग ऑन वेकिंग अप क्या होना चाहिए, 5 to 7 है बिफोर कंसेप्शन, प्री मील 4 to 7 है। ठीक है, और HbA1c लेस देन 48 या 6.5 है। अगर ये चेकलिस्ट मीट करती है, इसका फास्टिंग और प्री मील इन वैल्यूज में फॉल करता है और HbA1c लेस है 48 मिलीमोल से, देन गिव हर फोलिक एसिड और वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना बंद कर दे और व्हेन शी विल कंसीव तो फिर हमने उसे कहना है कि कीप योर फास्टिंग एट 5.3 or below, keep your 1 hour postprandial 7.8 or below, और keep your hour post meal 6.4 or below. ठीक है, एक और अच्छी वो है कार्ड, दिस इज नॉट माइन, दिस वाज गिवन सम फ्री ग्रुप, वहां से लिया। प्री कंसेप्शनल क्या है, टाइप 1 है। मैं बाबा
अच्छा, तो प्री कंसेप्शनल क्या हमने अभी डिसाइड किया था ना, फास्टिंग 4 to 7 तक रखना है। 4.7 नहीं है ये, 4 to 7 मतलब 6 है, वो भी इसके दरमियान में आ रहा है। और अगर इसको हम देखते हैं बिफोर मील्स फास्टिंग होता है कि पेशेंट 8 घंटे का फास्ट हो, तो ये 5 to 7 है। लेकिन बिफोर मील खाने से पहले वो एक फास्ट तो है लेकिन 8 घंटे का नहीं है, जिसे आप प्री लंच कह सकते हैं। इट इज 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर। इस पे अगर आता है 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है बिफोर मील या ऑन मेकिंग अप या 8 घंटे के फास्ट के बाद 5 आता है, 6 आता है या 7 आता है, तो इट इज ओके, शी कैन कंसीव। ये हमारे टारगेट्स हैं। और HbA1c के लिए लेस देन 6.5 या लेस देन 48 मिलीमोल, इससे ज्यादा है तो फिर मंथली रिपीट करवाना। और मोर देन 86 या 10% HbA1c पर तो स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, कि वो प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि फिर खामखा एडिशनल टर्मिनेशन करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी में, एनोमलीज आ जाएंगी, तो उससे बहुत बेहतर नहीं है कि वो कंसीव ही ना करे, ठीक है। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज हम तब कहते हैं जब पेशेंट जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जिसको पहली दफा, ठीक है। तो इसमें हमारे कट ऑफ है कि एक पेशेंट फास्टिंग इक्वल और मोर देन 5.6 या इक्वल एंड मोर देन 7.8 2 आवरली बाय गिविंग हर 75 ग्राम ग्लूकोज। 100 ग्राम ग्लूकोज अमेरिकन कहते हैं, हमने 75 देने हैं बिकॉज वी आर फॉलोइंग नाइस, वी आर गिविंग नाइस। मतलब एग्जाम हम RCOG का दे रहे हैं तो उनकी गाइडलाइन नाइस है, ये ग्रीन टॉप है। ओके, फिर ड्यूरिंग लेबर क्या करना है? ड्यूरिंग लेबर जैसे प्री मील था ना 4 to 7 बिफोर कंसेप्शन, वो ही लेबर है, तो एक याद रहेगा, एक ही फाइंडिंग है। न्यू नेट्स में हमने मोर देन 2 रखना है, क्योंकि लेस देन 2 है तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है, याद रह गया। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट जो हाई रिस्क है फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, या उसको पिछली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज था, उसको प्रेगनेंसी में OGTT कब करना है? द मोमेंट शी कम फॉर बुकिंग, जब भी आए प्रेगनेंसी में पहली दफा उसका करना है। अदरवाइज अगर वो हाई रिस्क है तो उसका हमने 24 से 28 वीक के दरमियान OGTT करना है। बुकिंग पे सिर्फ रैंडम करना है, OGTT नहीं करना। बट अगर वो कहती है मुझे पहले जेस्टेशन डायबिटीज था, बाद में प्रेगनेंसी के नॉर्मल हो गया और अब वो फिर कंसीव किया होगा, 6ठे हफ्ते पे आ गई या 16 हफ्ते पे आ गई आपके पास पहली दफा, आएगी जब भी आएगी आपने OGTT करना है, क्योंकि जेस्टेशन डायबिटीज की रिकरेंस 86% तक है। दैट्स व्हाई अमंग हाई रिस्क फैक्टर्स अगर पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री है तो ये हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है, ये इसी पेशेंट का अपने बुकिंग पे OGTT कराना है। अगर पिछला मैक्रोसोमिया है, बच्चा मोटा है, फैमिली हिस्ट्री, ऑल्दो दे आर आल्सो हाई रिस्क, लेकिन इनका बुकिंग पे OGTT नहीं बनता, इनका OGTT बनता है 24 से 28 वीक के दरमियान, ठीक है। ये MCQ है, इसको याद रखिएगा। अब शुगर तो हो गई, अब क्या करना है? ठीक है, हमने अगर पेशेंट का फास्टिंग किया, हमने कहा था कि 5.3 पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज 6.9 आ रहा है, बिफोर 7 कोई भी लेवल है, तो 2 हफ्ते से कहेंगे डाइट एंड एक्सरसाइज करे, 5.3 पे मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नहीं होता मेंटेन डाइट एंड एक्सरसाइज 2 हफ्ते देने से, तो फिर मेटफॉर्मिन ऐड कर दें इफ इट इज लेस देन 7। मेटफॉर्मिन 2 हफ्ते देके देखें, अगर 5.3 हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता या वो खा नहीं सकती तो फिर इंसुलिन देनी है। प्रेगनेंसी में पहले गाइडलाइन ये थी कि हर पेशेंट को इंसुलिन दें शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कट ऑफ सेट कर दिया है, मेंटेनेंस 5.3 है, ठीक है। लेकिन अगर फास्टिंग आता है उसका लेस देन 7, फीटल और मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं है, तो क्या करना है? 2 हफ्ते डाइट एंड एक्सरसाइज, नहीं कंट्रोल होता है तो मेटफॉर्मिन, ठीक है। अगर ये भी आउट हो जाए फिर इंसुलिन देनी है। लेकिन अगर फास्टिंग 7 से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आपने ये तरद्दुद ही नहीं करना डाइट एंड मेटफॉर्मिन का, डायरेक्टली इंसुलिन पे डालना है उसको, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो ऑफर इमीडिएट इंसुलिन विद और विदाउट मेटफॉर्मिन, चेंज इन डाइट एंड एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, तो एक पेशेंट है, हाई रिस्क थी, हमने शुगर टेस्ट कराया, शुगर टेस्ट में OGTT पॉजिटिव आ गया। OGTT पॉजिटिव होने से मुराद ये है कि कोई भी लेवल पॉजिटिव हो, मतलब या तो फास्टिंग ज्यादा आ गया या 2 आवर पोस्टनेटल ज्यादा आ गया, ये दोनों ज्यादा आ गए, ठीक है। तो शी इज डायबिटिक इनसाइड प्रेगनेंसी, शी इज हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज, बट रिकन्फर्म करेंगे उसको 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी। अगर जेस्टेशनल होगा तो नॉर्मल हो जाएगा हर चीज, तो इट इज देन कन्फर्म 100% के ये जेस्टेशनल डायबिटीज है, राइट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज
या कोई भी डायबिटीज इनसाइड प्रेगनेंसी है, हमने कहा है कि सेट हमने 5.3 पे करना, बट अगर हमारा पेशेंट लेट्स सपोज 6.9 पे आया है, तो हाउ वी विल स्टार्ट टू कंट्रोल? 2 वीक्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नहीं कंट्रोल होती तो 2 वीक्स मेटफॉर्मिन चैलेंज, नहीं कंट्रोल होती फिर इंसुलिन पे जाए। बट अगर उसका फास्टिंग ही डायरेक्टली पहली दफा ही 7.1 आ गया, तो नाउ डू नॉट ऑफर हर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलोन और मेटफॉर्मिन, गिव हर इंसुलिन एंड अलोंग विद इंसुलिन यू कैन ऐड के यस वी कैन टेक मेटफॉर्मिन अलोंग विद दिस, एंड साथ में अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कंटिन्यू रखिए। अच्छा 6 से 6.9 पे क्या करना है? अगर बच्चे को मैक्रोसोमिया या पॉलीहाइड्रोमियाज है, हमने कहा था 7 से नीचे तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेटफॉर्मिन देंगे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है 6 और 6.9 के दरमियान फास्टिंग आती है तो इस पे भी हम इंसुलिन देंगे विद और विदाउट मेटफॉर्मिन। मैं दोबारा बता देती हूँ। पेशेंट है, हर नेम इज आयशा, आयशा इज प्राइमरी ग्रेविडा, हमने उसकी हिस्ट्री ली, ठीक है। हिस्ट्री पे उसकी माँ को डायबिटीज है, बहन को डायबिटीज है, अब्बा को डायबिटीज है, 75% तो इसको भी रिस्क है ना डायबिटीज का, तो हाई रिस्क हो गई है ये। तो हमने बुकिंग पे आयशा को कहा कि रैंडम करा लो, रैंडम इसका है नॉर्मल, ओके। तो हमने इसको कुछ नहीं करना, ओजिडिटी नहीं करना, हमने इसका 24 वीक पे तक वेट करना है, फिर इसका ओजिडिटी करना। हमने इसको सर कहा कि आपने सुबह आना खाए पिए बगैर, हम आपका फास्टिंग करेंगे, हमने इसका फास्टिंग ले लिया और फिर हमने इसको कहा कि ये 75 ग्राम का डब्बा है ग्लूकोज का, ये पी लो। 2 घंटे बाद फिर इसका हमने रैंडम पोस्ट प्रेंडियल कर लिया। अगर इसका फास्टिंग भी नॉर्मल आता है, ठीक है, और रैंडम भी आता है, तो इट्स मीन शी हैज नॉट डेवलप्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। हाँ, अगर इसका फास्टिंग आ जाता है 5.7, तो ये शीज एक भी लेवल आ गया डायबिटीज है, या साथ में इसका जो है लेट्स सपोज 6 आ गया रैंडम, सॉरी 6 ना कहें क्योंकि हमने 7.8 रखा मैंने कट ऑफ, तो 7.9 आ गया, तो ये पोस्ट प्रेंडियल भी खराब है। तो नाउ शी इज डायग्नोज्ड कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज है, ठीक है, लेकिन इट कुड बी हिडन डायबिटीज एज वेल। मम्मा पापा को तो शुगर थी ना, मे भी इसको शुगर हो, जो प्रेगनेंसी में पहली दफा मैनिफेस्ट हुई है। तो एस्टेब्लिश कंफर्म डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, हम 6 हफ्ते जब ये डिलीवर हो जाएगी इसे कहेंगे 6ठे हफ्ते पे दोबारा आए और हमने इसका फास्टिंग करा लिया। अगर इसका फास्टिंग नॉर्मल है, ओके है, तो इट्स मीन वाकई ही जेस्टेशनल डायबिटीज थी, और अगर नहीं है ओके तो इट्स मीन शी वाज हैविंग क्रॉनिक डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में लकीली पिक हो गई। चले, अच्छा अब अभी तो हमारे पास ये आई पेशेंट यहाँ बुकिंग पे, हमने इसका आरबीएस कराया, आरबीएस इसका हाई है बट लेस देन 200 मिलीग्राम है, फ्रैंक डायबिटीज नहीं है, तो फिर कंफर्म हमने इसकी देयर एंड देन ओजीडीटी करा के करनी है। ओजीडीटी करा लिया, फास्टिंग कराया, फास्टिंग आ गया इसका लेट्स सपोज लेस देन 7, ठीक है। डीप डाउन वी नो वी हैव टू कीप इट एज फैट 5.3, वो तो मीट नहीं कर रहा, आप कुछ ना कुछ तो करना है, डायबिटीज तो है। हमने से कहा कि 2 वीक तुमने वॉक करनी है और बेकरी प्रोडक्ट्स और ये जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट्स है वो नहीं खानी। हमने दोबारा बुलाया, हमने इसका फास्टिंग किया, अगर ये 5.3 है तो हम कहेंगे जस्ट कंटिन्यू योर रूटीन, योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक रहेंगे आप। लेकिन हमने इसको बुलाया 5.3 पे मेंटेन ही नहीं हो रही, बट स्टिल इट इज लेस देन 7, तो फिर हमने 2 वीक का इसको और ऐड किया, तो हमने कहा मेटफॉर्मिन खा लो, और मजीद अब इसकी डोज 3 ग्राम तक मैक्सिमम होती है, यूजली 500 मिलीग्राम टेडियस पे डाल देते हैं, उसके नाम से आती है ग्लूकोफेज के नाम ठीक। तो एलएसएम भी करती रहेगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये खाती भी रहेगी, 2 हफ्ते बाद आई और इसका 5.3 हो गया, मेंटेन हो गया, तो ठीक है, ये तो मेंटेन रखेगी टिल होल प्रेगनेंसी, लेकिन नहीं 2 हफ्ते के बाद मेंटेन होता, ये इसका जो है ज्यादा ही है, 6 है, लेकिन स्टिल इट इज लेस देन 7, ठीक है। तो फिर क्या कर रहे हैं इसको हमने क्या करना है, अब देखिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी फेल है, मेटफॉर्मिन भी फेल है, टारगेट 5.3 मीट ही नहीं कर रहा, अब इंसुलिन डाल रहे हैं। अब इंसुलिन में तो फिर जितना शुगर उतनी इंसुलिन, 100 यूनिट भी दे दो, 200 भी दे दो, स्लाइडिंग स्केल पर डाल दो, वो मैनेज होगी। चले, लेकिन ये पेशेंट हमारे पास बुकिंग पे आई, आरबीएस इसका हाई था, हमने ओजीडीटी इसका करा दिया, और ओजीडीटी पे फास्टिंग हमने देखा वो इसका है
7 भाई, अब तो 7 है। 7 पे डायरेक्ट क्या करना था, इंसुलिन ही देनी थी, है ना। इसको जरूर कहेंगे कि अपने खुराक का ख्याल रखें, मेटफॉर्मिन भी ऐड कर दे, बट रिकमेंडेशन यही थी कि इंसुलिन ही लेती है टू कंट्रोल शुगर लेवल्स। अगर इसका ऑलरेडी हमने कराया है, वो पॉजिटिव 5.6 से ज्यादा है, ठीक है, बट लेट्स सपोज 6.3 आ गया, मेंटेनेंस 5.3 पे करनी थी, डायग्नोस्टिक 5.6 था, ठीक है। अब 6.5 पे हमने देखा बच्चे का पानी ज्यादा लुकोली है, हमने कहा था लेस देन 7 पे इंसुलिन देनी थी, मोर देन 7 पे इंसुलिन देनी थी, ठीक है। लेकिन अब तो 6.5 है, इस पे इंसुलिन नहीं देनी, बट अभी हमने देखा कि अगर फेटल कॉम्प्लिकेशंस है मैक्रो और पोली तो तब भी इंसुलिन देनी है, तो इसको हमने इंसुलिन देनी है। ये आपके आएंगे क्वेश्चंस बने बनाए कि पेशेंट है भाई, उसका ओजिडिटी खराब है, डायबिटिक है, फास्टिंग उसका 6.5 है, लाइकर उसका 26 है, 5 है, और नीचे लिखा होगा मेटफॉर्मिन देंगे इंसुलिन, बिकॉज नो इट इज पोली यू विल गिव इंसुलिन। आपको ये चीजें क्लियर है, याद रहेंगी? ओपन योर माइक एंड टेल मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज में कुछ आएगा तो ओजिडिटी पे आएगा, कब करवाना है, क्या टारगेट वैल्यूज हैं, प्रेगनेंसी में मेंटेनेंस वैल्यूज क्या है, एंड व्हेन यू विल गिव इंसुलिन। एक्सा, परवीन, मरियम, सादिया, you will blur with me, unmute yourself and tell me, unmute yourself। अभी क्लियर कर ले, मैं दोबारा बता दूंगी। ये आपके पार्ट 2 तक का शुगर हो गया इसमें ना, जितने भी क्वेश्चंस पार्ट 2 तक आएंगे, पार्ट 2 में भी आएंगे, तब वो इससे भी, वो भी ऐसे ही करना। अस्सलाम वालेकुम मैम, बस ये पूछना था कि अगर पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करनी है तो हमें मतलब किस लेवल से स्टार्ट करनी है, उसकी कितने यूनिट्स देने हैं, कौन सी इंसुलिन देनी है? वो छोड़ दो, वो पार्ट 1 का डोमेन नहीं है, वैसे रेगुलर देते हैं शॉर्ट एक्टिंग। प्रेगनेंसी में हम NPH टाइप चीजें नहीं देते हैं, या तो लॉन्ग एक्टिंग देते हैं या शॉर्ट एक्टिंग देते हैं, वेरी शॉर्ट एक्टिंग। NPH भी देते हैं, सॉरी मिक्स नहीं देते हैं क्या बोला मैंने, इंसुलिन हम देते हैं लेकिन प्री मिक्स नहीं देते हैं, वो मिक्स स्टार्ट की 70-30 की रेशियो से जाती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में देते हैं शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है। मतलब एक इंसुलिन आती है ना जिसमें होता है कि 70% इसमें रेगुलर है, 70% इसमें NPH है, 30% इसमें रेगुलर है, प्री मिक्स्ड होती है, उसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक पेशेंट जिसका फास्टिंग ज्यादा आ रहा है उसमें ज्यादा करनी थी इंटरमीडिएट, तो हमारे पास वो लिबर्टी नहीं होती, वो क्योंकि वो पहले से ही प्री मिक्स्ड है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं प्री मिक्स्ड इंसुलिन, फिक्स्ड रेशियोज वाली इंसुलिन हम खुद से मॉडिफाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल्स, व्हाट इज फास्टिंग, व्हाट इज रैंडम। अब रैंडम के लिए हम क्या करते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देते हैं ना, किसी का रैंडम ही ज्यादा आ रहा है तो उसमें तो रैपिड एक्टिंग ज्यादा करनी है, प्री मिक्स्ड में कैसे ज्यादा करेंगे, है ना, उसमें फिर अल्टीमेटली इंटरमीडिएट भी ज्यादा हो जाएगी। अगर वार्ड में काम करते हो तो फिर समझ आ रही होगी मेरी बात। तो प्रेगनेंसी में प्री मिक्स्ड इंसुलिन नहीं देनी, राइट। शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग दे सकते हैं, बट उनको मिक्स करके फिक्स्ड करके नहीं देना, जो मिक्स चार्ट के नाम से आता। ओके, पूछें, शायद मुझे आपको बताना आसान हो जाए, आप अपनी क्यूरीज डालें, मैं बताती हूँ, लेकिन पूछ लें क्यूरीज, या मैं सिनेरियोज बना देती हूँ, टेल मी, खुद तुम्हारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। एक पेशेंट है प्राइमरी ग्रेविडा, शी केम ग्रेविडा 2 पैरा 1, ग्रेविडा 2 पैरा 1, previous history of gestational diabetes, now she came to you at 14 weeks, what you will do, RBS, OGDT, choose one। OGDT, excellent। एक पेशेंट है ग्रेविडा 2 पैरा 1, प्रीवियस जेस्टेशन डायबिटीज नहीं है, प्रीवियस IUD है, अनएक्सप्लेन्ड मैक्रोसोमिया है, what you will do, RBS at 14 weeks या OGDT? नो नो नो, 14 वीक्स पे तो नहीं कराना OGDT, OGDT 24 वीक पे कराना था, अब तो 14 पे आई है, अब तो RBS ही होगा। चलो एक पेशेंट, यही पेशेंट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ IUD एंड मैक्रोसोमिया एट 24 वीक्स आ गए, फिर क्या करना, अब 24 पे आई है, अब तो OGDT कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस 20 वीक के बाद ज्यादा हो जाती है, तो आराम से पेशेंट पकड़ी जाती है, जिसको शुगर होनी होती है वो हो ही जाती है सेकंड ट्राइमेस्टर में। मैम
मैम अभी आपने कहा था कि जब भी फर्स्ट विजिट होगा अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री होगी तो हम ओजीटीटी कराएंगे। तो ये तो मैक्रोसोमिया है ना, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशन डायबिटीज तो नहीं अच्छा है। अच्छा ओके मैम। अगर प्रीवियस जेस्टेशन डायबिटीज थी तब तो फौरन ही करा रहे थे जब भी आ रही थी, बट ठीक अगर अपार्ट फ्रॉम जीडीएम अदर रिस्पेक्टर के साथ आ रही है तो बुकिंग पे आरबीएस है। आरबीएस खराब है तो ओजीडीटी है, आरबीएस नॉर्मल है तो फिर रिपीट करवाना है 24 वीक पे ओजीडीटी। ओके मैम। अच्छा एक और बात, ये पेशेंट है जिसको आपने ओजीडीटी करा लिया, अब ये खराब है ओजीडीटी, कैसे कहेंगे खराब है? इसकी वैल्यूज हैं 5.3 फास्टिंग और इसका 2 आवर है 7.6। व्हाट इज दिस? ये आपने इस पेशेंट को कराया जिसको पिछला मैक्रोसोमिया था, 24 वीक्स पे आ गई, आपने कहा अब तो ओजीडीटी कराएंगे, ओजीडीटी करा के ये वैल्यूज आई, डायग्नोसिस क्या है? डायबिटीज या नॉर्मल? ठीक लेवल्स है ना। ओजीडीटी 5.6 कट ऑफ था, इसका 5.3 है, 2 आवर 7.8 था, इसका 7.6 है। नॉर्मल है, नॉर्मल है कि इज नॉर्मल? हाँ नहीं, अब यही पेशेंट है जिसको मैक्रोसोमिया है और आईयूडी है, 14 वीक्स पे आई, रैंडम कराया, रैंडम नॉर्मल नहीं है, ज्यादा है, ओजीडीटी कराया तो 5.7 आ गई और 2 आवर 7.6 ही है। व्हाट इज दिस? जीडीएम एक भी लेवल खराब है, जीडीएम है ना। अब ये जीडीएम हो गया, 2 लेवल खराब है तो है ही जीडीएम, एक भी खराब है तो जीडीएम, एक मतलब फास्टिंग ही खराब है तो जीडीएम। ओके एक और बात इंपॉर्टेंट, जीडीएम हो गया, अब आपने देखा इसको फास्टिंग 5.7 है, चलो कल करा लिया, आपने मॉनिटरिंग पे डाला, इसका 5.7 है, 5.8 आ गया, 5.8 आ गया, टारगेट क्या है? 5.3 है, वंस डायग्नोस्ड 5.3 पे मेंटेन रखना है, इसका तो 5.8 है, फिर क्या करना है इसको? एलएसएम, मेटफॉर्मिन या इंसुलिन? बट नो, हमने कहा अगर पेशेंट का फास्टिंग लेस देन 7 है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चे को, 2 हफ्ते एलएसएम, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट एंड एक्सरसाइज एंड डाइट, उस पे अगर ये हो जाती है 5.3 तो बस ठीक है, ये मेंटेन रखेगी। नहीं होती तो फिर अगेन स्टेप वाइज अप्रोच में मेटफॉर्मिन 2 हफ्ते इस्तेमाल करेगी, 5.3 हो जाती है ठीक है, नहीं होती 5.8 रहती है, फिर इंसुलिन पे आएगी। ये क्लियर है? डॉक्टर और मैं शायद मिस कर गई हूँ बातें, 14 वीक्स पे हम आरबीएस एफबीएस क्यों नहीं करवा रहे? आरबीएस ही स्क्रीनिंग टेस्ट है, एफबीएस स्क्रीनिंग टेस्ट यूनिवर्सल नहीं है। एफबीएस करने में तो लिमिटेशंस हैं, तुम खाना ना खाओ तुम आओ, आरबीएस में तो कुछ भी नहीं, उपड़ी में आई फटाफट कर लिया चेक, स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी कन्वीनियंट और 70% है इसकी सेंसिटिविटी, काफी है हमारे लिए। फिर आप कहेंगे इसका वो क्यों नहीं कराना हमने चैलेंज टेस्ट 50 ग्राम देके, इतने रोले शुरू हो जाएंगे, फॉलो द गाइडलाइन। लो रिस्क पेशेंट में रैंडम ही कराना है, हाई रिस्क में ओजीडीटी कराना है, ठीक है। हाई रिस्क वो है जिसका रैंडम ज्यादा आ गया या जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज थी या जिसमें फैक्टर्स थे, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज थी वो जब भी आएगी उसका ओजीडीटी होगा, और जिसमें इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स हैं उसका रैंडम ही होगा, रैंडम खराब आता है तो वो फिर आगे मूव करेंगे, ओजीडीटी कराएंगे। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज के अलावा कोई भी रिस्क फैक्टर्स है, रैंडम नॉर्मल आता है तो दोबारा ओजीडीटी 24 पे होगा। पल्लू से बांध दो तुम्हें सारी बातें, ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के, ये तुम्हारे आईएमएम के भी है, तुम्हारे एफसीपीएस के, तुम्हारे एमसीपीएस के भी आने ही आने, पार्ट 2 के भी हैं, पार्ट 3 के भी हैं, डायबिटीज सब के लिए एक ही जैसी है। अच्छा देखो, अब इस पेशेंट जिसका 5.3 पे मेंटेन नहीं हो रहा है, 7.8 ही आ रहा है, 2 हफ्ते एलएसएम की नहीं मेंटेन हुआ, 2 हफ्ते मेटफॉर्मिन खाई नहीं मेंटेन हुआ, अब क्या करेंगे? 5.8 पे इंसुलिन देंगे, है ना, फेल होगी ना पिछली वाली, क्या ख्याल है? नो इंसुलिन। ओके एक पेशेंट है ओजीडीटी खराब आया, उसकी हमने फास्टिंग कराई, फास्टिंग उसकी है 6.3, लेकिन साथ में AFI है उसका
26, 25 नॉर्मल होता है इसका 26 से। अब क्या करना है, इसको 2 हफ्ते एलएसएम देनी है, 2 हफ्ते मेटफॉर्मिन देनी है, या इसको सिर्फ इंसुलिन देनी है? सिर्फ इंसुलिन, क्योंकि 6 से 6.9 के दरमियान अगर फास्टिंग हो विद एनी फेटल कॉम्प्लिकेशन लाइक पोली और मैक्रोसोमिया, वी हैव टू गिव इंसुलिन स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, चले इसका 7.3 है फास्टिंग, ऑडिटी खराब है, मेंटेनेंस पे डाला, चेक किया रोज सुबह शुगर वो 7.3 आई गई है, तो क्या करें? एफआई भी नॉर्मल है लेट्स सपोज, तो क्या करना है, ये एलएसएम, मेटफॉर्मिन या इंसुलिन? स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसुलिन। अब हमें पता चला कि एक पेशेंट जो डायबिटिक है उसका मेंटेनेंस 5.3 है, अगर वो मेंटेन नहीं रखती 2 वीक एलएसएम या उसके बाद 2 वीक मेटफॉर्मिन, वी विल गिव हर इंसुलिन, एक इंडिकेशन। या उसका फास्टिंग 6 और 6.9 के दरमियान कहीं है विद फेटल कॉम्प्लिकेशन, इंसुलिन। या स्ट्रेट फॉरवर्ड आया ही मोर देन 7 है, वी विल गिव हर इंसुलिन। ठीक है, तो ये आपका डायबिटीज है। बाद में रिस्क फैक्टर्स फॉर जेस्टेशन डायबिटीज, BMI 30, प्रीवियस मैक्रोसोमिया मतलब बेबी 4.5 kg, ठीक है, या प्रीवियस TDM या फैमिली हिस्ट्री या एथनिसिटी, ये रिस्क फैक्टर्स हैं सारे जो आपने बुकिंग पे जरूर देखने हैं। अगर बुकिंग पे आपने देखा कि BMI ज्यादा है, प्रीवियस मैक्रोसोमिया है, एशियन है, माँ बाप को है, तो आपने कराना रैंडम ही है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल आता है तो फिर ओजीडीटी नहीं कराना, और 24 वीक पे जाके ओजीडीटी कराना। बट अगर आपने इस बुकिंग पे असेसमेंट की प्रीवियस जेडीएम है, तो अब आपने डायरेक्टली ओजीडीटी कराना। ठीक है, तो ये हमारा था, फिर हो गया आपके साथ। मैम एक बात बताइएगा कि 24 वीक से कब तक हमें ओजीटीटी करवाना है, मतलब एंड लिमिट क्या है? 24 टू 26 वीक्स? वैसे एंड लिमिट लिखी नहीं हुई, बट दिस इज पार्ट 2 एग्जाम, एंड लिमिट इनकी जो है 33 वीक्स है। 33 वीक्स तक ओजीडी कराते हैं, उसके बाद हम अगर हमें शुगर लगता है तो हम 6 स्लाइडिंग स्केल पर डाल देते हैं, क्योंकि 33 वीक्स में अगर पेशेंट को शुगर भी है, हम 75 पर जब उसको लोड देते हैं ना, तो वो एकदम से उतना ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करती, पहले ही मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। एनीवे दिस क्वेश्चन इज नॉट योर डोमेन, पूछे ही ना तो बेहतर है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। लेकिन हम स्लाइडिंग स्केल पे डाल देते हैं 33 वीक के बाद, वी डोंट गिव हर टॉलरेंस टेस्ट। बता रीजन क्या है, एकदम से अगर हम हायर जेस्टेशनल एज पे ना एक डायबिटिक पेशेंट को, जिसको हमें डायबिटीज डायग्नोज करनी है, हमें लगता है इसको शुगर हो सकती है, तो वो जो उसको पहले से पोली मैक्रो चल रहा है, हमने डायग्नोज करना है रीजन डायबिटीज है या नहीं, हम उसका अब 34 पे विद दिस कॉम्प्लिकेशन ओजीडी कराएंगे, वो जो सडन 75 लाया ना, उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, बच्चे की आईयूडी हो जाती है। तो क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं और 6 ब्लड शुगर लेवल करा लेते हैं। अब 34 पे तो वैसे ही इतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, शुगर है तो बस है ही, 6 में से कोई लेवल तो खराब आएगा ना, पकड़ेगी। अब समझ आई मेरी बात? समझ आई? अगर आपने काम किया है डायबिटीज में तो फिर आ जाएगी। अच्छा, एक स्लाइड मेरी मिस हो गई, मैं ढूंढती हूँ। वो ये है कि हमने करना क्या है जेस्टेशन डायबिटीज और क्रॉनिक डायबिटीज में, कब पेशेंट को डिलीवर करना है। ठीक है, तो ये स्लाइड है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है तो 37 टिल 38+6, कोई भी जेस्टेशनल एज नेगोशिएट करके हम इसको इंड्यूस कर देंगे। बट अगर टाइप 1-2 डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं तो बिफोर 37 इसको डिलीवर कर देना चाहिए, मतलब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, फिटल कॉम्प्लिकेशंस हैं, पोली है, मैक्रो है, पोली इतना है, एसओबी हुआ खड़ा है, तो फिर 37-38 तक लेके नहीं जाना, यू कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अर्ली। अगर जेस्टेशन डायबिटीज है तो एवरीथिंग इज, तो हमने क्या करना है, एंड पेशेंट विदाउट इंसुलिन मैनेज हो रही है मेटफॉर्मिन या एलएसएम पे 40+6 पे जाके इंड्यूस करना है, लेकिन इंसुलिन देनी पड़ गई या पेशेंट में पोली मैक्रो आ गया, तो बिफोर 40+6 हमने डायबिटीज को डिलीवर करना है। ठीक है, लेस देन 6 में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डायबिटीज,
ये पेशेंट डिलीवर हो जाती है पोस्ट डिलीवरी, हमने इसका 6ठे हफ्ते पे FBS कराया, अगर FBS लेस देन 6 है तो सिर्फ एनुअल इसका हमने कराना है FBS, ठीक है। बट अगर 6 से 6.9 के दरमियान में आ रहा है तो शी इज हैविंग हाई रिस्क फॉर डायबिटीज, बट अगर इसका FBS 7 से ज्यादा आ रहा है तो लाइकली टू हैव डायबिटीज टू, ऑफर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म। तो एक ऐसी पेशेंट जिसको जेस्टेशन डायबिटीज था उसको 6 हफ्ते बुला कर ही कंफर्म करना है, फास्टिंग कराना है, फास्टिंग 6 से कम है तो सिर्फ एनुअल फास्टिंग हो रहा है, ठीक है। और अगर फास्टिंग 6 से 6.9 है तब भी एनुअल ही हो रहा है, बट कंसल्ट कर देंगे कि हाई रिस्क हो तुम, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी तुम्हें हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर फास्टिंग 7 से ज्यादा है फिर इसका OGTT कराना है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, मुझे ये चीज कंफर्म करनी है कि पोस्ट डिलीवरी एक पेशेंट को 6 हफ्ते पे आप FBS कराते हैं तो 13 वीक्स पे HbA1c भी करा सकते हैं, FBS भी करा सकते हैं, ठीक है। OGTT नहीं कराते। ये 3 ऑप्शंस आती हैं एग्जाम में कि पेशेंट जेस्टेशन डायबिटीज के साथ है, 6ठे हफ्ते पे आई है, व्हाट यू विल डू, OGTT, फास्टिंग या HbA1c, व्हाट शुड बी द की, फास्टिंग। 13 वीक्स पे आई है, व्हाट यू शुड डू, आपके पास चॉइसेस हैं, फास्टिंग भी की भी और HbA1c की भी, कुछ भी करा सकते हैं, बट OGTT नहीं कराना। एनुअल क्या कराना है मुझे अब याद ही नहीं आ रहा, भूल गई, HbA1c कराना है कि एनुअल OGTT, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, ये आप ही मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। बट मुझे ये पता है कि अगर PCO का पेशेंट हाई रिस्क है ना फॉर डायबिटीज तो उसको एनुअल OGTT होता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों का पैंक्रियाज और इसकी एबनॉर्मलिटीज हो गई, और पैंक्रियाज में एक टेबल था, मैंने कहा मैं बाद में कराऊंगी, तो देख ले। ये वाला टेबल, ठीक है। इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में आती है, इंसुलिन और सी पेप्टाइड का कॉम्बिनेशन होती है, इक्वल अमाउंट में आती है। प्री प्रो इंसुलिन सिंथेसाइज्ड बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या पैंक्रियाटिक बी सेल्स, पैंक्रियाटिक बी सेल्स के RER सिस्टम से बनती है। फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, क्लीवेज होके सी पेप्टाइड एंड इंसुलिन। अच्छा, फिर इंसुलिन बाइंड करती है अपने रिसेप्टर से, टायरोजिन काइनेज एक्टिविटी, याद रख लीजिएगा ये MCQ है कि इंसुलिन कौन से बाइंड करती है, टायरोजिन काइनेज से बाइंड करती है, कैल्शियम से बाइंड करती है, दूसरी ऑप्शन ये होती है कैल्शियम से करती है। ये सिग्नलिंग मैसेंजर्स होते हैं जिससे हार्मोन्स काम करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ योर बायोकेमिस्ट्री। तो इसलिए मैंने कहा था एंडो को बायो के साथ ही पढ़ेंगे तो रेलेवेंट रहता है। खैर, ये जब टायरोजिन काइनेज रिसेप्टर्स पे काम करती है तो प्री इंड्यूस करती है ग्लूकोज अपटेक को, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है इसमें वेरियस मैनिफेस्टेशंस होती है, इंसुलिन के इफेक्ट्स आते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि ये एनाबोलिक हार्मोन है, इसने मसल बनाना है, इसने एडिपोज टिश्यू बनाता है, तो फिर ये ग्लूकोज इंसुलिन के इस सारे मतलब इंसुलिन ने अगर काम करना है तो कैसे काम करना है, ये किस रिसेप्टर से बाइंड करेगी, टायरोजिन काइनेज से, फिर कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट इसकी होनी है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू में जाएगी, वहां फर्दर जीन ट्रांसक्रिप्शंस होंगी, फिर ये अपना काम करेगी, कैसे करेगी, ग्लूकोज को ले आएगी स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, इसकी सिंथेसिस ज्यादा कर देगी, ट्राइग्लिसराइड्स को ज्यादा बना देगी, सोडियम को रिटेन करेगी, किडनीज में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करेगी, एनाबोलिक हार्मोन है ना, सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड अमीनो एसिड ज्यादा करेगी, सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम ज्यादा करती है। अगर इसी वजह से आपको मैं क्लिनिकल टिप दे रही हूँ, किडनी के पेशेंट में हाइपर कैलीमिया हो जाता है ना और हम एकदम से डायलिसिस नहीं करते तो हम उसको डीपोटाश करते हैं इंसुलिन देके, क्योंकि इंसुलिन जो सीरम के अंदर पोटेशियम होता है ना उसको सेल के अंदर ले जाती है, तो ECG जो है ना ठीक हो जाती है टेम्परेरी। जिन्होंने मेडिकल के वार्ड्स में काम किया उनको पता होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, लाइफ सेविंग है क्या। अच्छा, फिर क्या होता है, इससे ग्लूकागॉन रिलीज कम हो जाता है, डिक्रीज लाइपोलाइसिस, क्योंकि एनाबोलिक हार्मोन है, ये इसके फंक्शन है, यू हैव टू रिमेम्बर देम। एक याद करना है कि इसका रिसेप्टर कौन सा है, टायरोजिन काइनेज, इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, कैरियर मेडिएटेड होती है ना पोटेशियम के साथ, अमीनो एसिड्स के साथ, काम क्या करती है, एनाबोलिक सारे काम, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कौन से हैं, मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज में GLUT4 है, ठीक है, RBCs में और ब्रेन में GLUT1 है, बाकी याद ना करें, प्लेसेंटा में GLUT3 है, बस ये 3 याद करें, GLUT4 एडिपोज टिश्यूज में, GLUT1 RBCs ब्रेन में और GLUT3 प्लेसेंटा में।
ये इसके ट्रांसपोर्टर्स हैं। ब्रेन हमें ग्लूकोज प्रेफर करता है, लेकिन अगर ग्लूकोज ना हो तो फिर कीटोन्स बनती हैं, ठीक है, सेकंड कीटोन बॉडीज। फिर इसको बाकी छोड़े, रेगुलेशन कैसे होती है? ग्लूकोज इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज, योर एमसीक्यू। इंक्रीज इंसुलिन रिस्पॉन्स विद ओरल वर्सेस आईवी ग्लूकोज ड्यू टू द इंक्रेटिन्स। बाकी छोड़ दें, जितना आपके एग्जाम में जरूरी था मैंने करा दिया। ये टेबल फर्स्ट एड की, फर्स्ट एड बड़ी एक्सटेंसिव बुक है, ठीक है, यूएसएमएल के लिए करनी होती है। अब MRCP1 के लिए हमें इतना ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है। तो ये जितना मैंने बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो बस रिकैप ले लेते हैं हम पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके एनाटॉमी देखें तो हेड, बॉडी, टेल होती है, और इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शंस हैं। हम एंडो में एंडोक्राइन फंक्शंस पे ही रहेंगे। एक ही हार्मोन है जो शुगर कम करता है, बाकी सारे ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसमें जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो 2% लैंगरहैंस सेल्स के थ्रू होता है, जिसमें अल्फा बीटा गैमा है। तो बीटा सेल्स इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन भी अल्फा ए और बी चेन्स में होती है, ठीक है। इसकी प्री इंसुलिन फॉर्म है, प्रो इंसुलिन फॉर्म है। इक्वल अमाउंट में इंसुलिन और सी पेप्टाइड ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। जब भी ब्लड में स्टिमुलेटर हो, जैसे शुगर ज्यादा होगी तो रिलीज हो गए। बैलेंस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है इंसुलिन। अच्छा, फिर सोमैटोस्टेटिन 14-28 याद रखें। गट में 28 होता है, नर्वस सिस्टम में 14 होता है, गट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अल्फा ग्लूकागॉन देते हैं, बीटा इंसुलिन देते हैं, और ये जो इंसुलिन सेल्स बीटा हैं वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम सेल्स ऑफ बीटा बना रहे होते हैं। हमारे सेल्स में वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, तो ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, ये प्रोडक्शन हाउस होता है, एनर्जी हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और सेल की सफाई सुथराई राइबोसोम्स वगैरह करते हैं, और न्यूक्लियस मास्टरमाइंड है। फिर सोमैटोस्टेटिन हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इंसुलिन जो है इसके फंक्शंस पढ़े। इसका जो रिसेप्टर है वो टायरोसिन काइनेज है। इसकी मेडिएशन ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू होती है। GLUT4, 1 और 3 हमने पढ़ा, ठीक है। 1 विद आरबीसीज एंड ब्रेन, 4 विद एडिपोज टिश्यू एंड 3 विद प्लेसेंटा। और फिर हमने पढ़ा कि एनाबोलिक हार्मोन है ये, ठीक है। और फिर हमने ग्लूकागॉन पढ़ा कि ये अल्फा सेल से आता है और ये अपोजिट है इंसुलिन का। तो जब भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है हम ग्लूकागॉन दे देते हैं, तो ये इन रिस्पांस टू हाइपोग्लाइसीमिया रिलीज होता है, और इनहिबिट होता है इंसुलिन से, अमाइलिन से, सोमैटोस्टेटिन से, हाइपरग्लाइसीमिया से। और सोमैटोस्टेटिन दोनों का इनहिबिट है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, थायरोक्सिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हाफ लाइफ इंसुलिन की 10-15 मिनट्स होती है। फर्स्ट फेज बस्ट फेज होती है, लेस देन 1 मिनट पे प्रोलॉन्ग फेज आती है। फिर हमने पढ़ा कि ग्लूकागॉन भी एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है। फिर हमने पढ़ा, इसको हमने नहीं पढ़ना, छोड़ दें, मैंने पेपर में कहीं नहीं देखेगा। डिसफंक्शन हमने पढ़ा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा इंसुलिन के कम होने से, ज्यादा होने से। इंसुलिन के कम होने से हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज होगी, कम होने से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। फिर पेशेंट के फीचर्स हमने पढ़े, फिर हमने इसको छोड़ दें अभी। फिर हमने डायबिटीज का पढ़ा। फिर हमने डायबिटीज की डायग्नोस्टिक वैल्यूज पढ़ी, इनसाइड प्रेगनेंसीज। अब इनसाइड प्रेगनेंसी 5.6 और 7.8 है, आउटसाइड प्रेगनेंसी अपोजिट है, फास्टिंग 7.8 है और 2 आवर 11.1 है, ठीक है। फिर हमने मेंटेनेंस वैल्यूज पढ़ी। प्रेगनेंसी में फास्टिंग 5.3 होना चाहिए, 1 आवर पोस्ट मील 7.8 से कम होना चाहिए, और 2 आवर 6.4 से कम होना चाहिए। बट दिस इज एक्चुअली फास्टिंग लेवल व्हिच विल डिसाइड when we should give her insulin or metformin. लेबर में 4 to 7 पे मेंटेन रखना है, प्री मील भी 4 to 7 मेंटेन करना है, फास्टिंग 5 to 7 करना है, पोस्ट डिलीवरी 5 to 9 मेंटेन करना है। कोई भी पेशेंट जो टाइप 1 या 2 डायबिटीज के साथ है, कंट्रोल्ड है, 37-38+6 के दौरान डिलीवर करना है या इंड्यूस करना है। और अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है तो 40+6 पे इंड्यूस करना है। अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर अर्ली कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायबिटीज हो गया और हो गया, यानी बस हो गया हमारा, ठीक है। दैट वाज अबाउट थायराइड एंड पैंक्रियास। एनी क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आई तो बता दें। यस जी, परवीन, मरियम, सादिया, अक्सा। अब आप एक दफा रीड कर लेंगे तो ये आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। सेशन एंड करूं?
चलिए ओके।